सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में। मैं निर्मल सिंह इतिहास विभाग से। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का जो सुदृढ़ीकरण का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका दूसरा भाग। इससे पहले वाले भाग में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी जो समस्याएं थी उसके बारे में जाना, और उसके अलावा हमने जाना आराम शाह के बारे में। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है इल्तुतमिश के बारे में, जो गुलामों का गुलाम कहलाता है इल्तुतमिश के बारे में, जिसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को सुदृढ़ किया, प्रशासनिक सुधार किए, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था सब में परिवर्तन किया। एक ऐसे शासक की आज हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करने से पहले वही विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों बेल आइकन को दबाने से ही आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे हमारी वीडियोस के। ठीक है साथियों, तो ये काम आप कीजिए हमारे लिए, और शुरू करते हैं हम टॉपिक आपके लिए। चलिए, तो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण भाग 2। ठीक है साथियों, मैंने जैसा आपको अभी बताया, ये रहा दिल्ली, और इस दिल्ली के लिए कितने युद्ध हुए, कितना संघर्ष हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वह लाहौर थी, लेकिन अब इल्तुतमिश के समय राजधानी हो जाएगी दिल्ली। ठीक है साथियों, तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना था वीडियो लेक्चर फर्स्ट में, भाग 1 में। ठीक है, और आराम शाह के बारे में नॉर्मल, थोड़ा सा, उसका कोई इतना लंबा शासनकाल नहीं था, लगभग 8-9 महीने का ही शासनकाल था, उसके बारे में हमने जाना था। लेकिन उसके बाद अब महत्वपूर्ण शासक आता है इल्तुतमिश। तो देखिए प्रश्नों को हम देख लेंगे। देखिए, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान नॉन कॉलेज 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किस सुल्तान ने किया। ठीक है साथियों, देखिए ये जो प्रश्न है, जो भाग फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उसमें भी यही प्रश्न थे, क्योंकि ये आपका एक ही टॉपिक है। दिल्ली सल्तनत का जो सुदृढ़ीकरण वाला जो टॉपिक है, स्थापना में सुदृढ़ीकरण का, ये एक ही टॉपिक है, और इस टॉपिक में से पुराने एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो साथियों, जो इसका भाग 3 भी आएगा, जिसमें हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बलबन एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, और इल्तुतमिश से भी बड़े क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसे अलग अलग भागों में डिवाइड करके इस लेक्चर को बनाया गया है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न तो वही हैं सारे प्रश्न, क्योंकि इस टॉपिक से यही प्रश्न आए हैं, तो प्रश्न वही हैं जो पिछली वीडियो में भी थे, इसलिए मैंने इसमें भी ऐड कर दिया ताकि एक बार आपकी नजर फिर से इन पर चली जाए। चलिए दोस्तों, तो तुर्कान चिहलगानी के गठन के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, इसके अलावा अति लघुतात्मक प्रश्न आया गया है, रजिया के पतन के कोई 2 कारण। ठीक है, तो रजिया को भी हम आज ही पढ़ेंगे साथियों। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान नॉन कॉलेजेस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के नाम बताइए, ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था। निबंधात्मक प्रश्न देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने साम्राज्य को निर्बल और विभाजित पाया, उसने साम्राज्य को शक्तिशाली और संगठित छोड़ा, व्याख्या कीजिए। ठीक है साथियों, और व्याख्या आप अच्छे से कर पाएंगे जब इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। जी हाँ साथियों, तो बने रहिए मेरे साथ। और निबंधात्मक प्रश्न क्या है, देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आज बलबन को नहीं पढ़ेंगे, बलबन को पढ़ेंगे 3rd लेक्चर में, इसी का एक 3rd लेक्चर आएगा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि जो बलबन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कौन कौन से शासकों से बड़े क्वेश्चन आते हैं, अभी बताऊंगा। पहले इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बलबन के राजत्व सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, वह उन्हें प्राप्त करने में कहां तक सफल रहा। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो बड़े प्रश्न है वह कैसे आते हैं। देखिए, हमने अभी विगत वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्नों को देखा। ठीक है, इतिहास में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हम अनावश्यक चीजें जो पढ़ते हैं उनसे बचें, और सिर्फ
जो मेन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसके अलावा जो इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं शासकों को हमें पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, देखो मैं कह रहा हूं मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया, ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल था वह बहुत छोटा काल था। उसे इतना समय नहीं मिला कि वह प्रशासनिक रूप से दिल्ली सल्तनत को, या फिर हम कह सकते हैं भाई प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ कर सके, ठीक है साथियों। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत से कार्य किए हैं, ठीक है, और जो व्यक्ति या जो शासक बहुत से कार्य करता है तो उन पर बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, जो बड़े बड़े काम करता है उन पर बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पर भी छोटे प्रश्न बन सकते हैं, बनते भी हैं, लेकिन जो बड़ा प्रश्न है साथियों वह उन्हीं पर बनता है जिनके बारे में कुछ लिखने के लिए हमारे पास मैटर होता है। देखिए अब जैसे आराम शाह है, उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ 7-8 महीने 8-9 महीने उसने शासन किया, ठीक है साथियों। तो इतिहास के पन्नों में उसे चंद पैराग्राफ में ही उसे समेट दिया गया है, तो फिर उससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाने की कोई संभावना भी नहीं रहती है, ठीक है साथियों। लेकिन इल्तुतमिश को अगर हम पढ़ेंगे तो इसने बहुत महान काम किए हैं, इसलिए इस पर बड़े प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बलबन ने भी बहुत काम किए हैं, इसी वजह से बलबन पर भी बड़े प्रश्न बनते हैं, ठीक है साथियों। तो दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो गुलाम वंश की स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो साथियों इस गुलाम वंश में बलबन और इल्तुतमिश इन दोनों ने ही बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, इसलिए इन दोनों पर ही प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा साथियों इतिहास में जो कुछ चीज कुछ यूनिक होती है उन पर भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक तो महत्वपूर्ण शासकों पर प्रश्न बनते हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की होती है, और एक यूनिक चीजों पर जो कुछ हटके होती है, जैसा कि अभी हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम साम्राज्य की पहली शासिका मानी जाती है। तो पहली बार जो घटना घटित होती है या फिर कुछ यूनिक होती है या फिर कुछ हटके होती है, तो साथियों उनसे प्रश्न बनना निश्चित रूप से स्वाभाविक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनावश्यक शासकों को हमें पढ़ने से कोई मतलब इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि हम महत्वपूर्ण शासकों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है साथियों। तो आपको पता चला कि प्रश्न कहां से उठते हैं, प्रश्न वहीं से उठते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर किया होता है, या हम कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए होते हैं उन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं साथियों। चलिए, तो आपके सामने इसका उदाहरण भी है, इल्तुतमिश और बलबन, इन्होंने अच्छे काम किए, बड़े बड़े काम किए, तो बड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं, निबंधात्मक प्रश्न बन रहे हैं साथियों। चलिए, और आप एग्जाम्स को देखेंगे तो हर साल एक साल इल्तुतमिश तो एक साल बलबन, इल्तुतमिश बलबन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, अब इस पर ज्यादा वक्त हम खर्च नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए, इसमें हमने ऐड किया है कुछ जो कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें भी, ताकि ये जो टॉपिक है ये आपका दोनों लेवल से तैयार हो सके, बीए के लेवल से भी तैयार हो सके और साथ साथ आपके कंपटीशन के एग्जाम के दृष्टिकोण से भी तैयार हो सके, ठीक है साथियों। तो देखिए, भारत में प्रथम बार टंका तथा जीतल के सिक्के किसने जारी किए? यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है ये, और इसके बारे में जानेंगे हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? गुलाम का गुलाम साथियों अभी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ये रहा आपके सामने गुलाम का गुलाम, फिर भी चलो बात करेंगे लास्ट में। आगे देखते हैं, यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कुछ यूनिक हुआ तो प्रश्न भी बना, ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं हम, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। आर्यस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है, किस शासक के समय ऐसा हुआ था? ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं, रजिया सुल्तान पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? ऐबक की, इल्तुतमिश की, आराम शाह की और नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री थी, ठीक है साथियों। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, आईएएस प्री 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए, तो ये क्या थे? ये थे एग्जाम के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वह थे, ठीक है। हालांकि ईजी थे, लेवल कम था, लेकिन ऐसा आपके मस्तिष्क में ये जो विचारधारा है यह एकदम फिट हो जानी चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। और जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो हर प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाओगे, ठीक है साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, गुलाम वंश के शासक, देखिए पिछले जो लेक्चर था उसमें भी ये स्लाइड थी, उसमें भी मैंने आपको शासकों के बारे में बताया था। ये स्लाइड इसलिए डाली गई है ताकि आपको एक बार फिर से जो शासकों का क्रम है वह भी याद हो सके। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। ऐबक को पढ़ा, ऐबक की प्रारंभिक कठिनाइयों को पढ़ा, फिर उन कठिनाइयों का समाधान उसने कैसे किया, उसकी मृत्यु, ठीक है, चौगान खेलते हुए समय उसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत छोटा शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल है वह रहता है, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने आराम शाह के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, आराम शाह, और इसका कोई इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं था। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद में पढ़ेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में साथियों, रजिया। चलिए, उसके बाद फिर आज हम पढ़ेंगे बहराम शाह के बारे में भी, और हम पढ़ेंगे मसूद शाह के बारे में भी, और हम पढ़ेंगे नासिरुद्दीन महमूद के बारे में भी। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक है, इनके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। लेकिन इनमें भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होगा? इल्तुतमिश होगा और उसकी पुत्री रजिया सुल्तान होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए, सुल्तान, रजिया सुल्तान होगी। चलिए आगे देखते हैं,
इसके अलावा जो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा वह स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं हमारे सामने बलबन जी, और ये जो बलबन जी है ना साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, नहीं तो सब कुछ आपके मिक्स हो जाएगा, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, फिर क्वालिटी कैसे आएगी, ठीक है साथियों, इसीलिए तो देखिए बलबन को पढ़ेंगे और बलबन के बाद में केकुबाद और ये क्यूमर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये बहुत अल्प अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कोई इनका फोटो वगैरह इतना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, केकुबाद और क्यूमर्स का भी कोई इतना रोल नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ पर कौन है, बलबन। तो ये हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 जो दिल्ली सल्तनत और सुदृढ़ीकरण का जो आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। चलिए, तो इल्तुतमिश शुरू कर रहे हैं 1211 से 1236 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वह हम देखते हैं, और प्रारंभिक जीवन के बारे में पहले जानते हैं। ये देख लीजिए आप इल्तुतमिश को, वैसे तो बताया जाता है कि यह बहुत सुंदर था, बहुत सुशील था, एकदम गुलगुले जैसा एकदम सुंदर था। ठीक है साथियों, इसीलिए इसके जो भाई होते हैं वह इससे ईर्ष्या करते हैं और इसे व्यापारी को बेच देते हैं। ठीक है, फिलहाल ये तो थोड़ी एज्ड फोटो है, होगा सुंदर जो भी है, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। चलिए दोस्तों देखिए, शमशुद्दीन इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, इल्बरी या फिर इल्बारी आपको कुछ भी मिल सकता है, तो इल्बारी तुर्क था। इनका जो पिता था ना साथियों, देखो इल्तुतमिश का जो पिता था इलम खां, या फिर कहीं कहीं नाम आता है आलम खां। ठीक है, इलम खां या आलम खां, कंफ्यूज नहीं होना है। जो इनका पिता था वह क्या था, इल्बारी तुर्कों का सरदार था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश है वह वेल सेटल्ड फैमिली में था, यानी कि एक शाही फैमिली में ही जन्म इसका हुआ था। ठीक है, दूसरा देखिए, अत्यंत सुंदर व प्रतिभावान था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर था। ठीक है, जो भी था सुंदर था, और इसी वजह से क्या हुआ, इसके जो भाई थे वह इससे क्या करते थे साथियों, ईर्ष्या करते थे, जलन करते थे कि यार ये इतना सुंदर है और हम ऐसे हैं, जो भी है। तो इसकी सुंदरता की वजह से इनके भाइयों ने क्या करने शुरू कर दी, देखिए कहानी के रूप में चलेंगे, मजा आएगा, सुनिए। तो इसकी सुंदरता की वजह से इनके भाइयों ने क्या करा, इससे ईर्ष्या हुई, और ईर्ष्या होने की वजह से इसके भाइयों ने ही उसे दासों के व्यापारी को बेच दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर इसके भाइयों द्वारा ये काम नहीं किया जाता तो शायद फिर आज हम इल्तुतमिश को नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप भी ये चीज़ अपने दिमाग में बिठाइए कि अगर कुछ बुरा भी होता है ना तो वो भी अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पर इसके भाई इसको व्यापारी को बेच देते हैं। हो सकता है इस समय इल्तुतमिश को बुरा लगा हो, लेकिन आगे जाके देखिए ये कैसे इतना महत्वपूर्ण शासक बनता है। अब ऐसे ही दासों के व्यापारी को बेच दिया गया, फिर एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, ऐसे आगे 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 इसका व्यापार चलता रहा, और इसे एक के बाद दूसरे व्यक्ति के पास बेच दिया गया, और अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। ठीक है साथियों, तो क्या हुआ, भाइयों ने बेचा किसी दास के व्यापारी को, फिर उसने आगे बेचा, ये तो व्यापार है, एक चीज हाथ में आई फिर आगे बेचा, ऐसे करते करते फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। ठीक है, ऐबक ने इसे खरीदा और ऐबक ने इसकी प्रतिभा को देखा। ऐबक ने देखा वाह, इल्तुतमिश तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। और ये सब कुछ देख के क्या हुआ साथियों, ऐबक ने उसे सरजानदार, अंगरक्षकों का प्रधान, सरजादार अंगरक्षकों का प्रधान, ठीक है, पद दे दिया। वह बाद में अमीर ए शिकार के पद भी सौंपे। जी हाँ दोस्तों, जिनमें क्वालिटी होती है, जो बुद्धिमान होते हैं, जो प्रतिभाशाली होती है, जो प्रतिभाशाली होते हैं साथियों, उनको उनके साथ अच्छा ही होता है। तो ऐसा ही कुछ इल्तुतमिश के साथ हुआ। ऐबक ने इसकी प्रतिभा को देखा और इसे ऐसे बड़े बड़े पदों सौंप दिए। ठीक है, उसके बाद में ऐबक ने देखा कि लड़का प्रतिभावान है तो क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। तो ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया। तो ऐबक का ये दामाद भी बन गया, कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं, गुलामों का गुलाम। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐबक खुद एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और इसी गुलाम के भी एक गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम हो गया, है ना, आया समझ में, क्योंकि ऐबक भी गुलाम था और इसका गुलाम क्या हुआ, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, और इसी का दामाद भी हुआ। ठीक है, और उसे बदायूं का इक्तेदार बनाया गया। ठीक है, तो अपनी पुत्री से भी विवाह कर दिया गया, और बदायूं एक बहुत महत्वपूर्ण इक्ता माना जाता था, सूबा माना जाता था, तो बदायूं का सूबेदार बनाया गया या फिर इक्तेदार बनाया गया। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो इल्तुतमिश था वह बदायूं का ही क्या था, इक्तेदार था या सूबेदार था। ठीक है साथियों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद इल्तुतमिश को सौंपे गए। ठीक है साथियों, तो ये कहानी कैसे शुरू हुई, बढ़िया एक फैमिली में, अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली में जन्म होता है, बहुत सुंदर होता है, भाइयों को ईर्ष्या होती है, भाई व्यापारी को बेच देते हैं, फिर व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक इसे खरीदता है, ऐबक इसकी प्रतिभा को देखता है, सर जानदार की उपाधि और अमीर ए शिकार के पद सौंपता है, अपनी पुत्री का विवाह करता है और बदायूं में इक्तेदार बना देता है। तो ये घटनाक्रम हमने भी पढ़ा, देखिए कैसे इसकी स्थिति सुधर रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सिंहासनारोहण की, कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर आ बैठा। चलिए देखिए, ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है,
1210 के अंदर ऐबक की मृत्यु हुई। ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार प्रश्न खड़ा हुआ, ठीक है, उत्तराधिकार का, कि अब गद्दी पर कौन बैठे, अब कौन आए, कौन इतना शक्तिशाली शासक है, ठीक है। उत्तराधिकार के कोई फिक्स नियम नहीं होते थे साथियों, इस वजह से ऐसी लड़ाइयां हमें उत्तराधिकार के लिए देखने को मिलती थी। सारे जो है उनके मुंह में पानी आता था गद्दी लेने के लिए, इसलिए सब आपस में झगड़ते रहते थे। जो भी है, तो क्या हुआ, दो गुट बन गए, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। एक तो था लाहौर के तुर्की अमीरों का गुट, ठीक है, और दूसरा था दिल्ली के तुर्की अमीरों का गुट, ठीक है साथियों। लाहौर के तुर्की अमीरों ने कहा आराम शाह को शासक बनाया जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आराम शाह को एक बार वापस लाते हैं, ठीक है। हमने पिछली बार पढ़ा था आराम शाह के बारे में नॉर्मली, लेकिन थोड़ा सा इसको वापस लाते हैं, वापस एक बार और इसका युद्ध करवा के वापस एक बार इसको हराते हैं, मजा आएगा। देखिए तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो लाहौर के तुर्की अमीरों ने क्या बोला कि आराम शाह को शासक बना दिया जाए, और दिल्ली वाले जो थे वे इल्तुतमिश पर अपना दिल रखते थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, होना क्या था वही हुआ, दोनों के बीच में हुई टक्कर। और क्या हुआ साथियों, ये है जूद का युद्ध, ठीक है। जूद नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था 1211 के आसपास। तो यह जो युद्ध होता है जूद का युद्ध, इस जूद के युद्ध में फाइनली विजय कौन होता है, हमारा सुंदर इल्तुतमिश, है ना। बचपन में कितना सुंदर था ना ये। तो साथियों हमारा जो इल्तुतमिश है, ये है जूद के युद्ध में विजय हो जाता है। और ये जो आराम शाह है, ये है फिर आराम ही करते हैं और ये पराजित हो जाते हैं इसमें। उसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर कौन आ जाता है, हमारा इल्तुतमिश, ठीक है साथियों। तो हमने देखा ऐबक की मृत्यु के बाद कैसे उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हुए, और लाहौर के तुर्की जो चाहते थे आराम शाह को, और दिल्ली के तुर्की अमीर चाहते थे इल्तुतमिश को। जूद का युद्ध हुआ, इल्तुतमिश जीता, आराम शाह पराजित हुआ, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। अब हम गद्दी पर बैठ गए हैं, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया है, ठीक है। लेकिन कुछ वो कहते हैं ना, ज्वाइनिंग लेटर ले लो या फिर कुछ प्रमाण तो ले लें कि हम शासक हैं, ठीक है। तो प्रमाण लेने के लिए खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान पद की स्वीकृति ली, ठीक है। सुल्तान पद के लिए एज ए सर्टिफिकेट मान सकते हो आप, कि एज ए सर्टिफिकेट लिया कि हाँ मैं सुल्तान बनने जा रहा हूँ। तो ये जो है ना अपने सामने खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, इन्होंने स्वीकृति पत्र दे दिया, ठीक है। खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र, ठीक है, विशिष्ट अधिकार पत्र और खिलहत भेजी। खिलत क्या होता है, खिलत होते हैं साथियों सम्मान सूचक वस्त्र, जो कि शासक के सम्मान में भेजे जाते हैं। कपड़े, वस्त्र, सम्मान सूचक वस्त्र, ठीक है, लाल रंग के वस्त्र जो भी हैं। तो खिलत भेजी, ठीक है साथियों। खलीफा से उन्होंने क्या मांगा, स्वीकृति पत्र, और खलीफा ने इनको क्या भेजा, अधिकार विशिष्ट पत्र, या फिर हम कह सकते हैं विशिष्ट अधिकार पत्र। हाँ भाई ठीक है, तुम राजा हो, हम मान लेते हैं। और ऐसा खलीफा ने इन्हें कहा। और ये खिलत भेजने का जो वर्णन है ना साथियों, ये हमें मिनहाज उस सिराज की किताब है, तबकात नासिरी, उसके अंदर हमें इसका उल्लेख मिलता है कि इस्लाम की राजधानी से कुछ आभूषण, कुछ वस्त्र आते हैं, और जो इल्तुतमिश है उसे बहुत ही राजी स्वीकार कर लेता है, ठीक है साथियों। तो जो मिनहाज सिराज है वह इसकी पुष्टि कर देता है, ठीक है। अब देखिए, खलीफा से अधिकार पत्र तैयार करने व दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान, ठीक है साथियों। तो ये प्रथम सुल्तान था जिसने खलीफा से अधिकार पत्र भी लिया और दिल्ली को राजधानी बनाया। मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वह लाहौर थी। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था, ये था हमारा इल्तुतमिश। साथियों क्वेश्चन बन सकता है तो इसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जूद का युद्ध हुआ, जूद के युद्ध के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही उसने स्वीकृति पत्र लिया, किससे, खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से, ठीक है। इन्होंने भेज दिया, क्या भेजा, खिलत यानी कि सम्मान सूचक वस्त्र, ठीक है। और खिलत का भेजने का ये जो जिक्र है ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिनहाज सिराज देता है अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी के अंदर, ठीक है। खलीफा से अधिकार पत्र तैयार करने के बाद वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान भी बन जाता है। ये चीजें हमने देख ली। चलिए, तो दिल्ली की गद्दी पर अब इल्तुतमिश प्रमाणिक रूप से शासक बन चुका है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां और उनका समाधान। देखिए दोस्तों, हमें कभी भी है ना फूलों का सेज नहीं मिलता, उस पर कुछ कांटे भी होते हैं, फूल के साथ कांटे भी होते हैं ना। तो कुछ कांटे भी होते हैं, वो कांटे क्या होती है, हमारी कठिनाइयां होती है, हमारी समस्याएं होती है। अब चाहे हम वो इतिहास पढ़ लें, चाहे हम वर्तमान में देख लें, हमें कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता है साथियों, हमें खुद को पका के खाना पड़ता है। और साथियों फिर खुद पका के खाएं तो थोड़ा जला हुआ भी हो तो उसमें बहुत आनंद आता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, खुद अपनी मेहनत से कुछ भी करें तो फिर वो चाहे कुछ छोटा ही क्यों ना हो, उसमें हमें अच्छा फील होता है, ठीक है। तो जो भी है, तो इल्तुतमिश को ही ऐसे ही कुछ कांटों का सेज मिला, यानी कि उसे भी कुछ कठिनाइयां आई, और लेकिन उसने बहुत ही कूटनीतिज्ञ से, बहुत ही बुद्धिमता से इन सभी कठिनाइयों का क्या किया साथियों, समाधान किया। तो सबसे पहले कठिनाइयां देखें, इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी, देखिए 3 प्रकार के जो प्रतिद्वंदी थे इल्तुतमिश के, 3 प्रकार के, ठीक है साथियों। देखिए
सिंध और मुल्तान का नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है साथियों, गजनी का ताजुद्दीन यल्दौज और लखनौती का अली मर्दान खलजी। ये तीन क्या थे? ये तीन इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। चलिए फिर क्या हुआ, अब देखिए साथियों, सिंध और मुल्तान का नासिरुद्दीन कुबाचा, जब इल्तुतमिश आराम शाह से युद्ध कर रहा था ना साथियों, आराम शाह से युद्ध की लड़ाई मैंने अभी आपसे बात की, तो उस समय ये जो कुबाचा है ना, ये लाहौर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। उसी के साथ गजनी अपनी लाहौर पर अधिकार कर लेता है और वहां का एज ए स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित करता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि गजनी का ताजुद्दीन यल्दौज। ये जो ताजुद्दीन यल्दौज है ना साथियों, ये यल्दौज तो दिल्ली की जो गद्दी थी ना उस पर अपना ही दावा करता था। ये मानता था कि दिल्ली की गद्दी पर मेरा ही अधिकार है, ठीक है। और इसने तो इल्तुतमिश को कुछ छत्र, कुछ दंड, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं भेजी जो कि अधीनता का प्रमाण होती है। यानी कि आप मुझे कुछ वस्तुएं दे रहे हैं, अगर उन्हें मैं स्वीकार कर लूंगा तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगा, है ना। और अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो इसका मतलब मैं आपके अधीन नहीं हूं, मैं भी एक स्वतंत्र शासक हूं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा काम है ना दिमाग से भी लेना पड़ता है। और इल्तुतमिश के अंदर क्या थी? बुद्धिमत्ता, ठीक है, अच्छी बुद्धिमत्ता, कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। तभी तो ऐबक ने उसको इतने बड़े बड़े पद दिए और अपना दामाद बना लिया, ठीक है साथियों। तो देखिए सुनिए, ये यल्दौज है ना, देखिए इसको साफ कर देते हैं एक बार। ये जो यल्दौज है ना, ये यल्दौज इल्तुतमिश के पास कुछ दंड भेजता है, कुछ छत्र भेजता है, और एज ए कि अपने अधीन करने के लिए, ठीक है। और इल्तुतमिश उस समय नया नया गद्दी पर बैठा होता है, कठिनाइयां होती है उसके सामने, तो वो लड़ाई के मूड में नहीं होता कि यार अभी इतनी शक्ति नहीं है मेरे पास कि मैं यल्दौज का सामना कर सकूं, ठीक है। तो वह क्या करता है, वह यल्दौज द्वारा भेजे गए ये जो दंड है या फिर ये जो छत्र है उसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और यल्दौज शांत हो जाता है, ठीक, स्वीकार कर लेता है एक बार, तो फिर बाद में फिर इसे हराता है। हम पढ़ेंगे अभी तराइन का जो तीसरा युद्ध है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बार जो इसका जो खतरा था उसको कुछ समय के लिए इसने रोका, इसके द्वारा भेजी गई जो सामग्री थी उसे स्वीकार किया। भले ही इसने उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए किया, लेकिन बाद में फिर इल्तुतमिश ने को सबक भी सिखाया इसको, ठीक है। तीसरा था लखनौती का अली मर्दान खलजी। याद कीजिए हमारे लेक्चर नंबर 1 को, जहाँ पे अली मर्दान खलजी जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक से हेल्प मांगता है अपनी गद्दी के लिए। लखनौती जहाँ, या हम कह सकते हैं बंगाल की जो बात आती है, तो अली मर्दान जो खलजी है वह ऐबक का वफादार रहता है ना। ऐबक की मदद से ही गद्दी पर बैठता है, ठीक है, बंगाल पर, लखनौती पर, जो भी है हमने पुराने लेक्चर में देखा था, एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है ना, तो ये बोलता है कि भाई मैं तो ऐबक का वफादार था, मैं इल्तुतमिश का थोड़ी वफादार हूं। तो ये भी अपना जो है एज ए अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, ठीक है साथियों। तो ये जो तीन है ना, ये तीनों ही इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास करते हैं, जिसमें नासिरुद्दीन कुबाचा का मैंने बताया, यल्दौज का बताया जो कि अपना दावा करता था दिल्ली पर, और अली मर्दान जो कि ऐबक का तो वफादार रहा, उम्र भर ऐबक का तो वफादार रहा, लेकिन इल्तुतमिश के समय आकर यह भी एक एज ए स्वतंत्र शासक के रूप में रोल करने लग गया, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी कुछ हिंदू या फिर कुछ हम राजपूत शासकों की भी बात करेंगे। देखिए इसके अलावा देखिए क्या हुआ, जालोर, रणथंबोर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर आदि ने तुर्की आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब उथल पुथल की सिचुएशन होती है तो फिर ये भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं, ये सोचते हैं अब हम भी आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय ऐसा ही राजनीतिक उथल पुथल चल रहा था, तो उस समय इन्होंने भी अपने जो दिल्ली का जो आधिपत्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि तुर्की आधिपत्य को अस्वीकार किया, ठीक है। इसके अलावा अली इस्माइल, ठीक है साथियों, इस्माइल नामक तुर्की अमीर इल्तुतमिश का विरोधी बन गया। ये अली इस्माइल है ना, इसी ने ही इल्तुतमिश को स्वागत किया था कि आइए और दिल्ली की गद्दी को संभालिए, ठीक है। और अब आगे चलकर यही क्या होता है, इसका विरोधी बन जाता है। चलिए इसके अलावा चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय बना हुआ था। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कठिनाइयां पढ़ रहे हैं कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा क्या कठिनाइयां थी। ये 3 कठिनाइयां ये थी, सामने ये जो राजा थे, ये राजपूत राजा थे, ये सब अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर रहे थे, इल्तुतमिश के लिए खतरा था। उसके अलावा अली इस्माइल भी इसका दुश्मन हो गया था, और चंगेज खां मंगोल आक्रमण, सबसे जो हम कह सकते हैं कि मंगोल आक्रमण का जो भय था वह इल्तुतमिश के समय मंडरा रहा था। इल्तुतमिश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यह भय मंडरा रहा था, और इल्तुतमिश ने कितने अच्छे तरीके से इसका समाधान किया उसको हम जानेंगे वीडियो के अंदर जब हम मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये सुनिए कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय भी बना हुआ था, तो यह भी एक कठिनाई थी इल्तुतमिश की, ठीक है। कुतबी व मुइज्जी सरदार इल्तुतमिश से असंतुष्ट थे। ये कुतबी और मुइज्जी क्या है सर? देखिए दोस्तों, कुतबी क्या है? कुतबी यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो शक्तिशाली अमीर थे ना, वह थे कुतबी, और मुइज्जी जो मोहम्मद गोरी के समय जो शक्तिशाली अमीर थे वह थे मुइज्जी, ठीक है। तो ये कुतबी और ये मुइज्जी सरदार इल्तुतमिश से असंतुष्ट थे, ठीक है। तो कुतबी और मुइज्जी नाम से पता चल जाएगा, कुतबी कुतुबुद्दीन, मुइज्जी मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम इसमें। तो ये दोनों भी इसके असंतुष्ट हो गए थे। तो ये कुछ समस्याएं थी, ठीक है साथियों। चलिए हमने समस्याएं देखी, अब इनका समाधान करना जरूरी था ना। समस्याओं का समाधान करेंगे तो तभी तो ऐश से गद्दी पर बैठ पाएंगे, लेकिन
ऐश तो कहाँ थी। तो देखिए अब इसका समाधान करते हैं। हम देखेंगे कि इल्तुतमिश है ना वह 3 चरण में काम करता है, प्रथम चरण, सेकंड, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए हम एक बार इसको बाद में देखेंगे, एक बार छोटा सा हम ऐसे देखते हैं। देखिए फर्स्ट चरण इल्तुतमिश का, एक हम देख लेते हैं सेकंड चरण इल्तुतमिश का, एक हम देख लेते हैं थर्ड। 3 चरणों में वह अपनी कठिनाइयों का समाधान करता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अपनी जो स्थिति है उसे सुदृढ़ बनाता है 3 चरणों के अंदर, ठीक है। ये देखिए पहला चरण, पहले चरण में वह क्या करता है, पहले चरण में तो वह करता है अपने विद्रोहियों का दमन, उसका काम होता है विद्रोहियों का दमन करना पहले चरण के अंदर, ठीक है। लगभग 1211 से लेके 1220 तक, 1211 से 1220 तक आप इसे मान लीजिए। ये जो पहला जो चरण है ना, इसमें इल्तुतमिश अपने विरोधियों का दमन करता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चरण, इसको आप मान लीजिए 1221 से 27 तक, ठीक है। ये जो दूसरा चरण है ना, इसमें इल्तुतमिश क्या करता है साथियों, जो मंगोल आक्रमण का जो भय भारत पर मंडरा रहता है ना, उसको, उस खतरे को टालने का प्रयास करता है, ठीक है। और जो तीसरा है, ये जो आगे का हम देख सकते हैं, तो तीसरा जो चरण है, इस तीसरे चरण के अंदर जो इल्तुतमिश है वह अपनी शक्ति को, अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का काम करता है ना। तो ये 3 रूप में, जो 3 स्टेजेस के अंदर जो इल्तुतमिश है वह अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। पहले जो प्रथम जो चरण है उसके अंदर वह क्या करेगा, अपने विद्रोहियों का दमन करेगा। दूसरे चरण में सबसे खतरनाक जो मंगोल आक्रमण है उसके भय को समाप्त करने का प्रयास करेगा, समाप्त भी करेगा। और जो तीसरा चरण है उसमें अपनी सत्ता को सुदृढ़ करेगा। ऐसे 3 चरणों में काम करेगा, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ समाधान की। तो विरोधी तुर्क शक्ति का दमन करना, है ना, विरोधी तुर्क शक्ति का दमन करना। देखिए इनका इसने दमन कैसे किया, विरोधी तुर्क शक्ति का दमन किस प्रकार किया इल्तुतमिश, कुछ नहीं किया, सीधा गया और ताबड़तोड़ वार किया, अचानक आक्रमण किया, नरसंहार किया और काम तमाम किया। देखिए अचानक आक्रमण करके अमीरों को मौत के घाट उतारा। बदायूं, अवध, बनारस और शिवालिक क्षेत्र के तुर्क व राजपूत सरदारों को परास्त किया, उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये काम किया। तो हम अगर देखेंगे कि विरोधी तुर्क शक्ति का दमन किस प्रकार किया, तो अचानक आक्रमण करके अमीरों को मौत के घाट उतार डाला, ताबड़तोड़ वार किया, वार पे वार किया, ठीक है साथियों। चलिए उसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं, बदायूं, अवध और बनारस आदि शिवालिक क्षेत्र के जो तुर्क थे, तुर्क व राजपूत सरदारों को भी हम देख रहे हैं को परास्त किया। तो ये होता है पहली बात। चलिए आगे देखते हैं, यलदोज की शक्ति का दमन। दूसरा, यलदोज की बात मैंने की थी, तो यलदोज की शक्ति का दमन करना जरूरी था, क्योंकि यलदोज तो दिल्ली की सत्ता पर अपना ही दावा करता था, है ना। तो इसका दमन कैसे किया, देखिए यलदोज ने कुबाचा को लाहौर से निकाला व लाहौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। जो यलदोज है, यलदोज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में जब युद्ध हो रहा था, जब वो व्यस्त था, तो उस समय कुबाचा लाहौर पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। अब ये यलदोज क्या करता है, इस कुबाचा को लाहौर से ही रवाना कर देता है कि निकलो, और लाहौर पर ही अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा पंजाब व थानेसर पर भी अधिकार कर लेता है। अब पंजाब पर आ गया तो अब दिल्ली के बहुत नज़दीक आ चुका है लगभग, है ना। तो कह सकते हैं कि जब वह पंजाब और थानेसर पर भी अधिकार कर लेता है तो फिर युद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है। युद्ध होता है, और युद्ध होता है साथियों तराइन का तृतीय युद्ध, जो कि 1215 से लेके 16 ईस्वी, 1215-16 ईस्वी के बीच में होता है। तराइन का थर्ड वॉर, ठीक है, बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। हमने तराइन के 2 युद्ध भी पढ़े थे, याद कीजिए, 1191, 1192। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जिसमें विजयी कौन होता है, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 अगले ही साल, और विजयी कौन होता है, मोहम्मद गौरी विजयी होता है दूसरे युद्ध के अंदर, और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, ठीक है। तो हमने 2 युद्ध तो पढ़े तराइन के। अब ये तीसरा युद्ध है तराइन का, ये इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदोज के बीच में होता है, और इसमें कौन विजयी होता है, इसमें होता है विजयी कौन, हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। तो यलदोज की शक्ति का दमन हो गया, विरोधी तुर्कों का दमन किया। अब आगे चलते हैं, समझ में आया साथियों। अब देखिए कुबाचा की शक्ति का दमन। अब कुबाचा की शक्ति का भी दमन करना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, नासिरुद्दीन कुबाचा ने सागर, दोआब, सरस्वती, भटिंडा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। यलदोज के पराजित होने पर पुनः लाहौर पर अधिकार किया। अब देखिए यलदोज ने क्या किया, नासिरुद्दीन कुबाचा को लाहौर से निकाला, ठीक है। उसके बाद में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, उसके अंदर यलदोज हुआ पराजित, और पराजित हो गया तो भाई साहब पुनः आ गए, लो जी लाहौर पर आके बैठ गए, पुनः लाहौर पर अधिकार कर लिया। जब कुबाचा ने सरहिंद पर अधिकार किया, सरहिंद साथियों, सरहिंद पंजाब, वही बात आ रही है, देख लिए, सरहिंद पर अधिकार करने का प्रयास किया, तो फिर 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण किया। बहुत नजदीक आ गया तो फिर आक्रमण करना बनता है ना, और नासिरुद्दीन महमूद को वहां नियुक्त किया। तो क्या हुआ, इल्तुतमिश ने उस पर आक्रमण किया और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहां पर नियुक्त कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसे
कि जो कुबाचा है वह पुनः लाहौर पर अधिकार कर लेता है यल्दौज के पराजित होने पर, और उसके बाद में सरहिंद तक पहुंचता है, सरहिंद के आसपास आता है। तो फिर इल्तुतमिश को खतरा महसूस होता है, इल्तुतमिश उस पर आक्रमण करता है और फिर उसके बाद में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहां पर नियुक्त कर देता है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जो कुबाचा है वह भाग जाता है वहां से, इल्तुतमिश उसका पीछा करता है लेकिन कुबाचा भाग जाता है। ठीक है, इसलिए अभी फिलहाल कुबाचा की शक्ति का पूरी तरह से दमन नहीं हुआ साथियों, अभी इसका दमन होगा, आगे होगा। अभी फिलहाल तो यह पूरी तरह से दमन नहीं कर पाया है, नॉर्मली इसको परास्त करके भगाया गया है और नासिरुद्दीन महमूद को वहां नियुक्ति किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चंगेज खां के आक्रमण का भय 1221। ये देखिए, ये रहे साथियों चंगेज खां, देख लो आप इसको, है ना चंगेज खां है ये। चलिए कोई बात नहीं। तो चंगेज खां के आक्रमण का भय साथियों सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्वेश्चन भी अभी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारिज्म के राज्य को नष्ट किया। देखिए चंगेज खां है ना, इसके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है ख्वारिज्म पर। ख्वारिज्म का जो शाह होता है, वहां का जो शासक या फिर ख्वारिज्म का जो शाह होता है वह भाग जाता है और कैस्पियन तट में शरण ले लेता है। ठीक है, लेकिन इसे बाद में देखना, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन साथियों क्या होता है, उसका जो पुत्र होता है ना, या उसका युवराज हम कह सकते हैं, जलालुद्दीन मंगबरनी, यह रहा उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी। ख्वारिज्म का जो शाह है वह तो भागकर कहाँ चला जाता है, कैस्पियन तट में शरण ले लेता है, लेकिन ख्वारिज्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर पंजाब की ओर आया, भागकर आया पंजाब की ओर, यानी कि भारत की तरफ आया, और अपने एक दूत को भेजा किसके पास, इल्तुतमिश के पास, और बोला कि इल्तुतमिश जी हमें शरण दे दीजिए, हम पर मंगोल आक्रमण हो रहा है, मुझे आपकी शरण की जरूरत है। ठीक है, परंतु इल्तुतमिश ने भी मना कर दिया। देखिए साथियों, इल्तुतमिश क्या बोलता है कि जलालुद्दीन मंगबरनी जी या फिर जलालुद्दीन मंगबरनी, ये भारत की जो जलवायु है ना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको शरण नहीं देंगे, आपका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। तो कुछ इस प्रकार का इतिहास में वर्णन मिलता है कि जो इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का यूज किया और इस मंगबरनी को क्या बोला कि भारतीय जलवायु आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपके हेल्थ को सूट नहीं करेगी भारतीय जलवायु, इसलिए हम आपको शरण नहीं देंगे। लेकिन सीधा सीधा मतलब क्या था साथियों, अगर इल्तुतमिश मंगबरनी को शरण दे देता तो सीधा मंगोल आक्रमण का जो भय है, जो मंडरा रहा था, इल्तुतमिश पर मंगोल आक्रमण होना फिर स्वाभाविक हो जाता। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई दुश्मन है, वह मेरे पास आता है और मुझसे शरण मांगता है और मैं उसे शरण दे देता हूं, तो फिर आप अटैक करोगे मेरे घर पर, क्योंकि वो मेरे घर के अंदर शरण लिए हुए है ना। तो वैसे ये देख लीजिए, इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश से शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश को पता होता है कि अगर इसे शरण दे दिया तो फिर मंगोल आक्रमण का सामना करना मुझे पड़ेगा, और इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि दिल्ली की राजनीति को मध्य एशिया की राजनीति से जोड़ा जाए, और इसलिए उसने मना कर दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही हम कह सकते हैं बुद्धि का इस्तेमाल किया इल्तुतमिश ने, वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे। 1224 ईस्वी में मंगबरनी भारत से चला गया। ऐसा बताया जाता है कि इल्तुतमिश पंजाब तक भागा, उसको भगाने के लिए उसके पीछे भी भागा। जैसे कि हमारे खेत में कोई पशु घुस जाते हैं ना, तो फिर हम लठ लेके उसके पीछे भागते हैं, उसको खेत की सीमाओं से बाहर करके आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इल्तुतमिश भी उसके पीछे भागा था, ठीक है, भगाने के लिए। जो भी है, मंगोल आक्रमण का खतरा इस प्रकार से टल गया। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सूझबूझ, अपनी कूटनीतिज्ञता, कुछ भी कह सकते हैं, उससे इस खतरे को समाप्त किया। तो हो गई समस्या दूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आ रहा है ना समझ साथियों, मजा आएगा। चलिए देखते हैं। अब ये कुबाचा का दमन उस समय पूरी तरीके से नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था कुबाचा भाग गया था, है ना। अब करेंगे इसका पूरी तरीके से दमन। तो 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु व मंगोल का भय समाप्त। अब भाई चंगेज खां की तो मृत्यु हो गई और मंगोलों का आक्रमण का भी भय एक प्रकार से समाप्त हो गया। अब ये जो आसपास के जो छोटे मोटे जो हैं विद्रोह, इन्हें दबाया जाए। अब कुबाचा की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई गई, है ना। भटिंडा, कुहराम, सरस्वती पर अधिकार किया गया, उच्च व मुल्तान की ओर बढ़ा। देखिए क्या हुआ, अब समय आ गया। अब मतलब एक प्रकार से चंगेज खां के आक्रमण का भय नहीं था और अब समय आ गया था कि अब हमें कुबाचा की शक्ति को नष्ट करना चाहिए। तो इल्तुतमिश ने प्रयास किया। देखिए, पहले भटिंडा गए, कोहराम, सरस्वती, जो कि पहले कुबाचा के नेतृत्व में उन पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में उच्च और मुल्तान की तरफ भी बढ़े, उच्च और मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया, और कुबाचा ने भागकर निचले सिंध भक्कर के किले में शरण ली। ठीक है, कुबाचा क्या करता है, भाग जाता है वहां से, भक्कर के किले में शरण ले ली। लेकिन उसके बाद में भक्कर के किले को क्या किया जाता है साथियों, घेर लिया जाता है सेना द्वारा, है ना। कुबाचा ने अपने पुत्र बहराम मसूद के हाथों इल्तुतमिश के पास संधि प्रस्ताव भेजा। ठीक है, जब भक्कर के किले को पूरी तरह घेर लिया गया तो ये जो कुबाचा है ये घबरा जाता है बहुत ज्यादा। तो ये बहराम मसूद को भेजता है इल्तुतमिश के पास। तो इल्तुतमिश के पास बहराम मसूद आता है कि संधि प्रस्ताव के लिए आता है, लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है, संधि को अस्वीकार, है ना साथियों, अस्वीकार कर देता है। उच्च व मुल्तान पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है। अब अस्वीकार कर दिया और इसको, हाँ,
अस्वीकार करके इसे बंदी भी बना लिया जाता है, बहराम मसूद को बंदी बना लिया जाता है और संधि का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है साथियों, कुबाचा को इतना डर लगता है कि वह सिंधु नदी में डूबकर ही मर जाता है। साथियों सुसाइड कर लेता है कुबाचा। जो भी है कुबाचा भय की वजह से सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देवल और सिंध के सुम्र शासक ने भी इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार इल्तुतमिश ने कुबाचा का जो विद्रोह था उसको समाप्त किया, यलदोज की समस्या का समाप्त किया, तराइन के तीसरे युद्ध के अंदर मंगोल आक्रमण का भय मंगबरनी को बोल दिया कि जलवायु ठीक नहीं है, चले जाइए। कितने अच्छे तरीके से उसको जवाब भी दिया, बहुत प्यार से बोला, ऐसे नहीं कि बहुत एटीट्यूड में बोला, बहुत सिंपली भाषा में समझाया कि आप जा सकते हैं यहाँ से, है ना। ऐसा लिखा भी है, ऐसी बात नहीं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा है कि बहुत विनम्रता से उसे समझाया और जो मंगोल आक्रमण है उसका भय को समाप्त किया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपनी समस्याओं का क्या किया साथियों, समाधान किया। हो गया समाधान। चलिए अब क्या था, अब था इल्तुतमिश द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण करना, है ना। हमने देखा कि पहला जो चरण था उसमें इल्तुतमिश अपने विद्रोहियों को दमन करता है और उन विद्रोहियों का दमन किस प्रकार की हमने देखा। दूसरा चरण हमने 1221 से 27 के आसपास का देखा। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है और वो जो काल था, जो दूसरा चरण था, वह क्या था, वह चरण था मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने का। अब जो चरण आया है तीसरा चरण, वह है अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का। तो चलिए देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण। बंगाल व बिहार की विजय। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के शासक अली मर्दान खलजी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक की शरण में आता है लखनौती, या फिर हम कह सकते हैं बंगाल के वहाँ के शासन बनने के लिए ऐबक जो है वह मदद करता है अली मर्दान की। और जो अली मर्दान है अली मर्दान खलजी, यह ताउम्र वफादार रहता है ऐबक का। लेकिन ऐबक की मृत्यु होने के बाद में यह बोलता है कि मैं ऐबक का ही वफादार था, मैं इल्तुतमिश का वफादार नहीं हूँ। तो यह स्वतंत्रता अपनी घोषित कर देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 1212 ईस्वी में अली मर्दान का वध हो गया। वह हुसामुद्दीन एवाज बंगाल की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अली मर्दान जो है वह अन्य जो खलजी जो सरदार है, या फिर हम कह सकते हैं अली मर्दान एक निरंकुश हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य खलजी सरदारों को भी मरवा देता है, अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करता है। तो इस वजह से इसका वध कर दिया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है साथियों, हुसामुद्दीन एवाज है ना, वह गद्दी पर, बंगाली गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद एवाज भी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है और वह एवाज ने बिहार में शक्ति का प्रसार किया और जाजनगर, तिरहुत, बंग, कामरूप के राजाओं से कर वसूला। तो एवाज भी फिर क्या करता है, अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास करता है और बिहार के आसपास वाला क्षेत्र, जाजनगर, कामरूप वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो राजा है यहाँ के, उनसे कर वसूलता है। ठीक है, अली मर्दान की मृत्यु हो जाती है, वध हो जाता है और हुसामुद्दीन एवाज जो है बंगाल गद्दी पर बैठता है। चलिए आगे देखते हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर कूच किया। अब इल्तुतमिश को लगा कि ये जो बंगाल है ना, ये बंगाल दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है, यहाँ समय समय पर अलग अलग गद्दी पर बैठ रहे हैं और जो भी है विद्रोह हो रहा है, तो इसका समाधान होना जरूरी है। तो 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर कूच किया। हुसामुद्दीन एवाज ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुसामुद्दीन एवाज ने देखते ही डर गया और आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ हरजाने के रूप में भी कुछ दिया, जो भी है आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, लेकिन ये साथियों यहाँ आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। अब ये दोबारा आएगा, ये बहुत ढीठ है। ये जैसे ही इल्तुतमिश वापस लौटेगा और वापस से बोल देगा कि नहीं नहीं, मैं ही हूँ शासक, इल्तुतमिश गया। इसलिए इसका भी देखिए आप। तो क्या होता है, ये पहले तो क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। चलिए आगे हम देखते हैं। बिहार पर अधिकार किया, वह मलिक जानी को सूबेदार नियुक्त किया। ऐसे ही जो इल्तुतमिश है वह बिहार पर भी अधिकार कर लेता है और बोलता है मलिक जानी को, जानी आप बिहार की गद्दी पर बैठिए। तो मलिक जानी भी बहुत खुश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, इल्तुतमिश के लौटते ही एवाज ने दिल्ली की अधीनता अस्वीकार कर दी। पहले तो समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद में जैसे ही इल्तुतमिश वापस गया, वापस से स्वतंत्र हो गया। फिर 1226 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने लखनौती पर अधिकार किया, वह एवाज मारा गया। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद जो है वह लखनौती, हम कह सकते हैं बंगाल पर अधिकार करता है, इसे भेजा जाता है दोबारा। ठीक है, और फिर एवाज इसके अंदर मारा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 1229 ईस्वी में, फिर जब 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है साथियों, तो फिर इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो जाता है। ठीक है, लखनौती पे यहीं इसी को सूबेदार बना दिया जाता है। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1229 के आसपास, और फिर इसकी मृत्यु के बाद में फिर एक बार विद्रोह होता है। और कौन करता है वो विद्रोह, इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में। ठीक है, इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में होता है। चलिए उसके बाद में 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह का दमन कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा बंगाल का जो सवाल था उसे किस प्रकार से उसको सोल्व किया गया। तो 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर कूच किया।
ठीक है। फिर एवाज ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद में बिहार पर अधिकार किया, वह मलिक जानी को बिहार पर बिठा दिया, बिहार की गद्दी पर बिठा दिया। और इल्तुतमिश के लौटते ही एवाज है वह मलिक जानी को बोलते हैं, मलिक जानी जी आप निकलिए, यानी कि एवाज मलिक जानी को भगा देता है और फिर खुद गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है और वह एवाज विद्रोह का सामना करता है और एवाज इसमें मारा भी जाता है। और उसके बाद में इसकी मृत्यु के बाद में फिर इख्तियारुद्दीन बल्ख जो है वह विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह का जो है वह इल्तुतमिश द्वारा 1230 ईस्वी में दमन कर दिया जाता है। और उसके बाद में ये जो बंगाल है इसे दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया जाता है। तो बंगाल का सवाल समाप्त हुआ। चलिए, इस प्रकार से सत्ता सुदृढ़ की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, राजपूत राज्यों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई, ऐबक की मृत्यु के बाद मैंने आपको बताया राजनीतिक उथल पुथल हो गई, सारे लोग जो हैं वे अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने लग गए। उसमें ही कुछ हिंदू राजा थे या फिर हम कह सकते हैं कुछ राजपूत, ये जो है हम राजपूतों में देखते हैं। तो देखिए, चंदेलों ने कालिंजर और अजयगढ़ पर, ठीक है, अधिकार कर लिया। इसके अलावा प्रतिहारों ने ग्वालियर पर, इसके अलावा चौहानों ने रणथंबोर, जालोर पर अधिकार स्थापित किया। इसके अलावा अजमेर और बयाना पर भी तुर्कों से स्वतंत्र हो गए, यानी कि जो अजमेर और बयाना है वह भी तुर्कों के अधीनता को स्वीकार करने से उन्होंने भी मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, तो ये जो सारे हैं ना, शायद देखिए ये सारे जो राजपूत कुछ हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इल्तुतमिश ने बोला कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं। तो पहले रणथंबोर, फिर मंडोर, फिर जालोर, फिर बयाना, फिर नागौर और अंत में 1231 ईस्वी तक ग्वालियर पर भी अधिकार स्थापित किया, ठीक है। तो फिर एक के बाद रणथंबोर, मंडोर, जालोर, बयाना, इन सभी को वह अपने क्या कर लेता है साथियों, अधिकार में कर लेता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम ईजी है, इन सभी को अपने अधिकार में कर लेता है। 1233-34 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कालिंजर विजय के लिए सेना भेजी। उसके बाद में कालिंजर विजय के लिए भी सेना भेजता है इल्तुतमिश, ठीक है। इसी में हम देखेंगे राजपूत राज्यों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने वाले, इसी टॉपिक में हम देख रहे हैं कालिंजर का चंदेल शासक त्रिलोक वर्मा बिना युद्ध किए ही भाग जाता है वहां से, ठीक है, बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं इल्तुतमिश का अधिकार होता है, लेकिन कुछ समय बाद चंदेलों ने पुनः अधिकार कर लेते हैं उस पर, ठीक है। कुछ समय बाद चंदेलों का पुनः अधिकार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इतनी सफलता उसे इल्तुतमिश को इस काम में नहीं मिली। कालिंजर के संदर्भ में हम कह सकते हैं 1234-35 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा अभियान किया और भिलसा नगर व दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। भिलसा नगर व दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा अभियान किया। और देखिए दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि मालवा के अंदर 300 वर्ष पुराना एक मंदिर था, प्राचीन मंदिर, उसे भी भस्म कर देता है, उसको भी भूमिगत, हम कैसे भूमिसात या नष्ट भ्रष्ट कुछ भी है, उसे भी खत्म कर देता है कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। उसके अलावा देखिए, उज्जैन पर आक्रमण किया, वह महाकाल मंदिर ध्वस्त किया। लिंग व विक्रमादित्य की अष्टधातु की मूर्ति दिल्ली ले आया। देखिए, तो ये काम भी इसके द्वारा किया गया राजपूत राज्यों को पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है साथियों। तो ये याद रखना कि भिलसा नगर व इस दुर्ग पर अधिकार किया। यहाँ भी एक 300 साल प्राचीन मंदिर पर भी उसने अधिकार किया, उससे ध्वस्त कर दिया। और उज्जैन पर आक्रमण किया, वह महाकाल मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। और लिंग व विक्रमादित्य की अष्टधातु की मूर्ति भी दिल्ली ले आया, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं अंतिम अभियान और उसकी मृत्यु। 1236 ईस्वी में बमियान अभियान के लिए कूच किया, ठीक है। बमियान अभियान के लिए निकलता है कौन, इल्तुतमिश। उत्तरी पश्चिमी सीमा में की तरफ चलता है और मार्ग में वह बीमार हो जाता है और इसी बीमारी के चलते 30 अप्रैल 1236 को मृत्यु हो जाती है। किसकी, हमारे इल्तुतमिश की, ठीक है साथियों। देखिए, इल्तुतमिश बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हमने इतना कुछ देखा, हमने उसके बुद्धिमत्ता को भी देख लिया कि एक्सपर्ट था, दिमाग अच्छा था उसका, बोरमीटा पीता था वह, जो भी है, तो दिमाग अच्छा था उसका, एक्सपर्ट था वह। और उसने मंगोलों का किस प्रकार मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त किया, बड़ी नम्रता से, मंग भरनी को मना करके, ठीक है। देखिए, जब मोहम्मद गोरी जब खोखरों के विरोध में जा रहा था, जब 1205-6 की जब बात है, जब वह खोखरों का विरोध करने के लिए मोहम्मद गोरी जा रहा था, तो साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, है ना, और ऐबक के साथ में इल्तुतमिश भी था। तो उसी समय गोरी ने इल्तुतमिश के मस्तिष्क पर कुछ ऐसे चिन्ह देख लिए थे और इल्तुतमिश को कहा भी था, गोरी ने ऐबक को कहा था, देखो ऐबक, या फिर जो भी है ऐबक, आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी एक्सपर्ट हो हर काम में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इल्तुतमिश का भी ध्यान रखना। यानी कि मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश के बारे में कहा था कि यह आगे चलकर यह व्यक्ति बहुत ही काम आएगा हमारे, तो इसके साथ अच्छा व्यवहार करना,
है ना। ऐसा कहा था, एज इट इज़ तो नहीं कहा जैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा था कि अच्छा व्यवहार करना इल्तुतमिश के साथ, क्योंकि इल्तुतमिश की प्रतिभा को मोहम्मद गोरी ने देख लिया था जब वह खोखरों के विरुद्ध अभियान में गया था, है ना। ऐबक के साथ इल्तुतमिश था और गोरी ने ऐबक से कहा कि इल्तुतमिश का ख्याल रखना, क्योंकि यह आगे चलकर एक बहुत ही बढ़िया शासक साबित होगा। तो देखिए, मृत्यु के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन भी हमने कर दिया। तो यह लाहौर राजधानी होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, और लाहौर से फिर स्थानांतरित दिल्ली कौन कर देता है, इल्तुतमिश, दिल्ली। और ये क्या है, ये इल्तुतमिश की कब्र है, ठीक है साथियों, इल्तुतमिश की कब्र है ये। तो इस प्रकार क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य अब हम देखेंगे। इल्तुतमिश के हमने अभियानों के बारे में देखा, उसकी समस्याओं के बारे में देखा, समस्याओं के समाधान के बारे में देखा। यहाँ पर हमने देख लिया कि हाँ, इल्तुतमिश एक्सपर्ट है हर काम में, ठीक है साथियों। चलिए, तो अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य। 40 गुलामों के दल का गठन। देखिए दोस्तों, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसे पता था कि मेरे ऊपर काफ़ी विद्रोह हो रहे हैं, मेरा विरोध भी बहुत से लोग कर रहे हैं, तो मुझे एक ऐसे दल का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को हमें एक गुट बनाना पड़ेगा जो कि मेरे विश्वसनीय हो, जो कि मेरे विश्वास पात्र हो, जिन पे मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकूं, है ना। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 गुलामों के एक दल का गठन किया, ठीक है। कुतबी व मुइज्जी अमीर इल्तुतमिश को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। वह बोलते थे यार इल्तुतमिश तो हमारे तरह ही है, इसको सुल्तान हम क्या माने। दूसरा, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तुर्कान चेलगानी का गठन किया। तुर्कान चेलगानी, ये जो तुर्कान चेलगानी है ना, यह है 40 गुलामों का एक दल, 40 विश्वास पात्र गुलाम इल्तुतमिश के, है ना। और इसको नाम किसने दिया है, इसको बर्नी ने नाम दिया है, बर्नी कहता है इसे तुर्कान चेलगानी, ठीक है। इस 40 का जो दल है ना, इसे बर्नी ने कहा है तुर्कान चेलगानी। इसका गठन हुआ। 40 गुलामों के दल में स्वामी भक्त व विश्वास पात्र तुर्कदास थे, मैंने आपको बताया ये बात। उनकी नियुक्ति प्रमुख प्रशासनिक व सैनिक पदों पर की गई, ठीक है। अच्छे अच्छे पदों पर इन्हें रखा गया। इसके अलावा कुतबी व मुइज्जी को या तो मार दिया गया या उन्हें पदच्युत कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कुतबी और ये मुइज्जी थे ना, ये इल्तुतमिश को स्वीकार ही नहीं करते थे एज ए सुल्तान, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहला इसने क्या किया, ये 40 गुलामों के दल का गठन करता है, ताकि खुद की सिक्योरिटी के लिए खुद के विश्वास पात्र लोगों का होना जरूरी है। उसके बाद में ताजिकों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति। देखिए, ताजिक कुलीन वंशी गैर तुर्क विदेशी थे, गैर तुर्क थे साथियों, और इनको फिर प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना, यानी कि जो तुर्क है उनसे दुश्मनी ले लेना, है ना। ये जो ताजिक थे ना साथियों, ऐसा बताया जाता है कि चंगेज खां के आक्रमण के भय से ये ताजिक, या हम कह सकते हैं ये गैर तुर्क जो विदेशी थे, यह चंगेज खां के आक्रमण, या हम कह सकते हैं मंगोल आक्रमण के भय से ये भारत में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग, बहुत से अभिजात वर्ग के लोग भारत में आते हैं। फिर इल्तुतमिश इनके साथ अच्छा व्यवहार करता है और इनको अच्छे अच्छे पदों पर, देखिए इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है, वह इसामी ताजिक वर्ग के थे, ठीक है। तो इन्हें अच्छे पदों पर नियुक्त करता है, इनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। देखिए, प्रधानमंत्री पद दे देता है। ये देखिए, निजामुल मुल्क जुनैदी और इसामी ताजिक वर्ग के ही थे और इल्तुतमिश के प्रति वफादार थे। ये जो ताजिक लोग थे, ये इल्तुतमिश के प्रति वफादार रहे, ठीक है। तो मैंने क्या बात बताया, ये जो ताजिक थे यह कुलीन वंशी गैर तुर्क थे, ठीक है। मंगोल आक्रमण के भय से भारतीय सीमा में घुसे तो इल्तुतमिश ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, इन्हें अच्छे प्रशासनिक पदों पर इन्हें नियुक्त किया, जैसे कि उदाहरण हमारे पास है निजामुल मुल्क जुनैदी का और इसामी का, और इल्तुतमिश के प्रति ये वफादार भी रहे। चलिए, ये कुछ प्रशासनिक कार्य। इसके अलावा तीसरा, इक्ता प्रथा का प्रचलन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इक्ता व्यवस्था का जो श्रेय है किसे दिया जाता है प्रचलन करने का, दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए, भारत में इक्ता प्रथा के प्रचलन का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इक्ता से ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता से याद कर लेना, और वैसे याद हो भी जाएगा आपको, है ना। इक्ता का मतलब क्या होता है, जो इक्ता शब्द है ना, ये एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भूमि या भूभाग, भूमि का टुकड़ा या भूभाग, ठीक है। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है भूमि या भूभाग। चलिए, इक्ता प्रथा मध्य एशियाई मुस्लिम राज्यों में प्रचलित थी, ठीक है। सेंट्रल एशिया के जो मुस्लिम राज्य है वहां इक्ता प्रथा प्रचलित थी। इक्ता के अधिकारी इक्तादार, हमने अभी बात की ना कि इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था, तो इक्ता का अधिकारी इक्तादार कहलाते थे, ठीक है। इक्ता दो प्रकार की होती थी, बड़ी इक्ता और छोटी इक्ता, है ना। बड़ी इक्ता के ऊपर थोड़ी प्रशासनिक, जो हम कह सकते हैं, जिम्मेदारी होती थी, लेकिन छोटी इक्ता पर प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती थी। ये बात इसमें थोड़ी अलग थी। देखिए, छोटी इक्ता में क्या होता था, भू राजस्व अनुदान होते थे। छोटी इक्ता जो है वह भू राजस्व अनुदान होती थी एक प्रकार से, ठीक है। इनमें सैनिक सेवा के बदले दिए जाते थे।
केवल भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था। देखिए, जो छोटी इक्ता है वह एक प्रकार से भू राजस्व अनुदान होती थी, जो कि सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी। छोटी इक्ता सैनिक सेवा, इक्ता यानी कि भूमि का टुकड़ा, छोटी इक्ता यानी कि छोटी भूमि का टुकड़ा, ठीक है साथियों, छोटा भूभाग। और ये जो भूभाग है यह सैनिक सेवा के बदले दिया जाता था। दूसरा, इनसे केवल भू राजस्व वसूल करने का ही अधिकार था। ये केवल भू राजस्व अधिकार वसूल करने का इनसे अधिकार होता था। इसके अलावा जो हम बात करें बड़ी इक्ता की, तो ये प्रांत की भांति होते थे। वह उच्च पदीय कर्मचारियों को दिए जाते थे, जिन्हें मुक्ता या वली कहते थे। छोटी इक्ता को हम कह सकते हैं एज ए छोटा सा गांव, ग्रामीण, छोटा भूभाग, गांव, और उससे किसी प्रकार के प्रशासनिक जिम्मेदारी उस पर नहीं होती थी। सिर्फ सैनिक सेवा के बदले छोटी इक्ताएं हमें देनी होती थी और उनसे सिर्फ भू राजस्व का अधिकार हमें मिलता था। दूसरा, बड़ी इक्ता, बड़ी इक्ता को आप मान सकते हैं बड़ा भूभाग, यानी हम एज ए जिला के रूप में देख सकते हैं। देखिए, प्रांत की तरह होती थी, या फिर हम कह सकते हैं एक राज्य के रूप में, है ना, बड़े राज्य के रूप में। तो प्रांत की भांति होती थे। वह उच्च पदीय कर्मचारियों को दिए जाते थे, बड़े बड़े जो पोस्ट के जो कर्मचारी उन्हें दिए जाते थे। और इनका जो क्या कहते हैं हम, इनका जो अधिकारी होता था बड़ी इक्ता का, उसे मुक्ता या वली कहते थे। ठीक है, मुक्ता या वली कहा जाता था। तो समझ में आई। इक्ता, इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता यानी भूभाग, भूभाग यानी भूमि का टुकड़ा या कुछ भी कह सकते हैं। छोटी इक्ता, बड़ी इक्ता, छोटी इक्ता छोटी भूभाग, बड़ी इक्ता बड़ा भूभाग। छोटी इक्ता आप गांव मान सकते हैं, बड़ा इक्ता को प्रांत मान सकते हैं। ठीक है, और छोटी इक्ता के पास प्रशासनिक जिम्मेदारियां कम होती थी, बड़ी इक्ता के पास प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती थी साथियों। छोटी इक्ता सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी, भू राजस्व अनुदान होते थे। और जो बड़ी इक्ता है इसमें क्या होता था, मुक्ता प्रदेश की रक्षा व शांति व्यवस्था बनाने में मदद करता था। इसके अलावा मुक्ता, मुक्ता कौन, अधिकारी, बड़ी इक्ता का अधिकारी मुक्ता या वली, या हम कह सकते हैं वली, प्रदेश की रक्षा व शांति व्यवस्था बनाने में मदद करता था। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय सरकार को सैनिक सेवा भी देता था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेही होता था ये। ठीक है, सैनिक सेवा भी देता था। और भू राजस्व में से अपना वेतन, सेना व प्रशासन का खर्च काटकर शेष राशि केंद्रीय कोष में भेजता था, है ना साथियों। तो कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां है ना इस पर। चलिए आगे देखते हैं। इक्ता व्यवस्था का उपयोग उत्तर भारत की सामंतवादी प्रथा का अंत करने एवं केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, सामंतवादी प्रथा के विपरीत इल्तुतमिश जो है वह इक्ताओं में जो इक्तादार होते थे, या फिर हम कहते हैं मुक्ति या वली जिसकी हमने बात की, उनका समय समय पर स्थानांतरण करता रहता था। क्योंकि साथियों, यदि एक ही अधिकारी को एक ही भूभाग पर बहुत काफी लंबे समय से अगर वह रह लेता है, तो एज ए वह वहाँ का शासक के रूप में, या हम कह सकते हैं वह निरंकुश हो जाता है, वह अपने आप को ही उस जगह का मालिक मानने लग जाता है। इसलिए उनका स्थानांतरण कर देते हैं ना। तो इनका जो इल्तुतमिश है वह समय समय पर स्थानांतरण करता रहता था सामंतवादी प्रथा के विपरीत जाकर। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सामंतवादी प्रथा का अंत करने का एक प्रयास था, और दूसरा केंद्रीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी यह काम किया गया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा प्रणाली। अब इल्तुतमिश ने एक बहुत ही बेहतरीन मुद्रा प्रणाली भी चलाई थी, है ना। इसके बारे में कुछ इतना समझने के लिए नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए, समझने के दृष्टिकोण से यहाँ कुछ नहीं। अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो ये भी आपको याद हो जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए क्या है, इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाए। ठीक है, नॉर्मल बात है, इजीली समझ में आ गई, शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाए। दूसरा, चांदी का नया सिक्का टंका चलाया, और जो कि होता था 175 ग्रेन का, और छोटा सिक्का चलाया चांदी का, उसे कहते थे जीतल। इसके अलावा सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, और अपने लिए, देखिए अपने लिए कितने अच्छे से नाम लिखे हैं सिक्कों पर, शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का, तेजस्वी सूर्य, और सदा विजयी इल्तुतमिश, सदा विजयी इल्तुतमिश शब्द अंकित करवाए किस पर, सिक्कों पर। और सिक्कों पर शिव व नंदी और चौहान घुड़सवार भी अंकित थे। नॉर्मल बात है, मुद्रा प्रणाली चलाई इल्तुतमिश ने। मुद्रा प्रणाली के अंदर क्या देखा हमने कि शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलाए, और जो छोटा सिक्का होता था चांदी का वह जीतल कहलाता था। बड़ा सिक्का, या फिर हम कह सकते हैं नया सिक्का चलाया था चांदी का, वह कहलाता था टंका, जो कि 175 ग्रेन का होता था। ठीक है, सिक्कों पर क्या अंकित होता था, खलीफा का नाम अंकित होता था, और अपने लिए शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य, और सदा विजयी इल्तुतमिश शब्द अंकित करवाए। इसके अलावा सिक्कों पर शिव और नंदी और चौहान घुड़सवार भी अंकित थे। तो ये काम सिक्कों पर इसने किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम इनके सिक्कों को भी। प्रथम सुल्तान जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों से समान थे, यूरोपियन कंट्रीज पश्चिमी देशों के सिक्कों से मिलते जुलते सिक्के थे, ऐसा प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। और विदेशों की भांति टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की भी परंपरा को भारत में प्रचलित किया। जी हाँ दोस्तों, जैसे सिक्का है, सिक्के पर जो टकसाल से सिक्का बनाया जा रहा है या फिर जो भी है, तो उस पर उस टकसाल का नाम भी अंकित करना। ठीक है, तो विदेशों की भांति टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित किया। किसने, इल्तुतमिश ने। देखिए ये सिक्का है, अगर आप इसमें आपको स्पष्ट इसमें दिख रहा है ना, तो ये घुड़सवार है। अभी मैंने बताया था ना आपको कि ये चौहानों के घुड़सवार का जो चित्र है अंकित करा, तो ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, इस पर कोई बैठा है,
तो ये मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। और दूसरा ये एक और सिक्का है, तो ये इल्तुतमिश के समय के सिक्के हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं नेल्सन राइट के शब्दों में। नेल्सन राइट, देखिए दोस्तों ये आ गया मसाला आपके लिए, मसाला निबंधात्मक प्रश्न के लिए। जब आप निबंधात्मक प्रश्न में कुछ ऐसी कोटेशंस ऐड करेंगे ना, कुछ ब्लैक पेन से लिखोगे या फिर कुछ अंडरलाइन करके कोटेशन लिखोगे ना साथियों, तो 4 चांद लग जाएंगे आपके प्रश्न में। और साथियों फिर देखना कितने अच्छे नंबर आपके आते हैं, है ना। तो एज इट इज ये लाइन लिखनी है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं करना है, क्योंकि ये किसी के द्वारा कही गई लाइन है। इसमें क्या कहा गया है, नेल्सन राइट के शब्दों में क्या कहा गया है, दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता था। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि यह टंका, जैसा कि इसका तौल से स्पष्ट है, बाद में सुल्तानों के टंकों के लिए एक नमूना था और उन्हीं से आधुनिक रुपये का विकास हुआ। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। देखिए दोस्तों, नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश को एक महान मुद्रा विशेषज्ञ कहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कोटेशन है, ये आपके जो बड़े प्रश्न है, निबंधात्मक जो प्रश्न है उसमें आपके काम आएगी। देखिए साथियों, कोटेशंस तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन सारी याद मत कीजिए, कुछ कुछ याद कर लीजिए, क्योंकि सारी फिर याद भी नहीं होती है। लेकिन 2-3 तो ऐसे अच्छे से याद करके रखिए जिनको आप अपने प्रश्नों के बीच बीच में एज ए संवारने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रश्नों को मजबूती देने के लिए, जवाब को मजबूती देने के लिए आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसको आप डाल सकते हैं, मुझे ये अच्छी लगी। इसके अलावा आपके पास जो बुक्स है उसमें भी और भी हो सकती है, लेकिन ऐसी जो चीज़ों का आप यूज़ करते रहिएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था। चलिए आगे देखेंगे सैनिक व्यवस्था। अभी इल्तुतमिश ने सैनिक व्यवस्था के लिए क्या किया, तो सेना के लिए भी प्रयास किए, क्योंकि सेना ही थी जो साम्राज्य की रक्षा करती थी, तो सेना के लिए प्रयास किए। तो इल्तुतमिश ने केंद्रीय शासन के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया। सेंट्रल शासन, देखिए सेना का सर्वेसर्वा, जैसे मैंने आपको बताया, सब कुछ जो सारी शक्ति होती थी वह सुल्तान के हाथ में होती थी। तो सेना का सर्वेसर्वा कौन होता था, मुख्य अधिकारी सुल्तान ही होता था। ठीक है, तो केंद्रीय शासन के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ किया। सेना भर्ती, वेतन भुगतान तथा प्रशासन केंद्रीय शासन के नियंत्रण में थे। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सेना का मुख्य अंग क्या था, घुड़सवार और पैदल सैनिक, है ना। घुड़सवार जो कि बहुत फुर्तीले घुड़सवार होते थे, और प्रमुख सेनाधिकारी अधिकांशतः तुर्क गुलाम थे। जो ज्यादातर जो सैनिक अधिकारी थे ना वह तुर्क थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुइज्जिदास, इसके अलावा कुतबीदास व शमशीदास, ये कुछ नाम दिए गए हैं। तो ज्यादातर प्रमुख रूप से सेनाधिकारी क्या होते थे साथियों, तुर्क गुलाम होते थे। और ये कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में ब्रैकेट में भी है। सैनिक व्यवस्था में जो सुल्तान है वह मुख्य सेनापति होता था। मैंने आपको बताया जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुख्य सेनापति वह सुल्तान ही होता था। प्रांतों में मुक्ता द्वारा सेना का नेतृत्व। मैंने भी बड़ी एकता के बारे में बात की थी। बड़ी एकता, तो उसमें हमने बताया था बड़ी एकता एज ए प्रांत के रूप में होती है, और उसका जो प्रांतपति हम कह सकते हैं वो कौन होता था, उसका क्या नाम होता था, मुक्ता या फिर वली, है ना। तो हम कह सकते हैं प्रांतों में मुक्ता द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाता था, वह सेना का नेतृत्व भी करता था। और सैनिकों के भी प्रकार थे, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, शाही अंगरक्षक, शाही गुलाम तथा अन्य सैनिक। देखिए शाही अंगरक्षक, इन शाही अंगरक्षकों के अंदर कौन कौन आता था, एक तो शाही गुलाम आते थे, ठीक है, और दूसरे कुछ अन्य सैनिक आते थे इन शाही अंगरक्षकों के अंदर, जो कि दरबार में रहते थे, है ना। दूसरा है दरबार में अमीरों व प्रांतीय इक्तदारों द्वारा भर्ती सैनिक। प्रांत के जो इक्तदार होते थे और जो कुछ अमीर होते थे वह भी कुछ सैनिकों को भर्ती करते थे। दूसरा वर्ग वो सैनिकों का है। तीसरा है युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती सैनिक। कुछ अस्थायी रूप से भी सैनिकों को भर लिया जाता है, जैसे युद्ध है और सैनिकों की थोड़ी कमी हो रही है तो अस्थायी रूप से कि युद्ध के लिए आप सेना में भर्ती हो जाइए, उसके बाद में ऐसे हम कह सकते हैं गेस्ट के रूप में सैनिकों को भर्ती करना, है ना। और युद्ध में लूट के उद्देश्य से सैनिकों को भर्ती करना कि आओ आपका तो कुछ काम नहीं है, हम तो लड़ेंगे, आप बस माल को लूटो और लूट खसोट करो। तो युद्ध में लूट के उद्देश्य से भी भर्ती किए जाते थे सैनिक। तो ये 4 उद्देश्य होते थे सैनिक भर्ती के साथियों। सैनिकों के प्रकार हम कह सकते हैं शाही अंगरक्षक होते थे, अमीरों द्वारा प्रांतीय इक्तदारों द्वारा भर्ती सैनिक होते थे, युद्ध के समय अस्थायी रूप से और लूट के उद्देश्य से। ये इस प्रकार के जो सैनिक हैं या सैनिक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं न्याय व्यवस्था। तो राजधानी तथा सभी प्रमुख नगरों में काजी व अमीर दाद नियुक्ति, इनकी नियुक्ति होती थी न्याय करने के लिए। राजधानी और सभी प्रमुख नगरों में काजी की नियुक्ति होती थी और अमीर दाद की नियुक्ति होती थी। इनका काम क्या होता था, न्याय करना सबके साथ। और लाल वस्त्र साथियों, लाल वस्त्र होते थे न्याय का प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता था। यानी कि कोई रेड वस्त्र में आ गया, जैसे कि ये रेड है और ये रेड शर्ट या रेड टी शर्ट जो भी है मैं पहन के इल्तुतमिश के दरबार के आसपास जाके खड़ा हो जाऊं तो इल्तुतमिश को लगेगा कि जरूर बच्चा
समस्या में है, इसकी समस्या का जल्दी जल्दी समाधान किया जाए। तो ये लाल वस्त्र पहन के अगर वो पहुंच गया ना, तो ये एक प्रकार से प्रतीक होता था कि इसको न्याय चाहिए, इसके साथ बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन साथ ही मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। चलिए, तो लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माना जाता था। दूसरा है अंतिम निर्णय सुल्तान ही लेता था। हाँ देखिए, काजी को नियुक्त किया, अमीर ए दाद को भी नियुक्त कर दिया, इन दोनों की बात ही मानी, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होता था? अंतिम न्यायालय क्या होता था? अंतिम न्यायालय होता था हमारा सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, चलिए, सुल्तान के बाद काजी उल कुजात सर्वोच्च न्यायाधिकारी होते थे। सुल्तान के बाद सेकंड नंबर सेकेंडरी कौन होता था? काजी उल कुजात, ये भी न्यायाधिकारी है। हिंदू और मुस्लिम के मध्य विवाद होने पर जो मामला है वह काजी द्वारा सुलझाया जाता था। ये रहा काजी, हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ, काजी सुलझा देगा। इसके अलावा अमीर दाद भी न्याय का काम करता था, लेकिन सबसे जो बड़ा न्यायाधीश होता था वह कौन होता था? सुल्तान। इसके अलावा काजी उल कुजात सुल्तान के बाद होता था, ठीक है। चलिए, ये कुछ न्याय व्यवस्था थी। चलिए, न्याय व्यवस्था के बारे में भी कुछ कहा गया है। देखिए न्याय व्यवस्था के बारे में, इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या कहते हैं? इब्न बतूता कौन था साथियों? इब्न बतूता के बारे में पढ़ा हमने। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका, है ना, मोरक्को का निवासी। रेहला इसकी किताब है, रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इब्न बतूता ने क्या कहा? इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था के संबंध में लिखा इब्न बतूता ने, ठीक है। सुल्तान के शाही महल के द्वार पर संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति के जंजीर खींचने पर घंटी बजती थी और उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे संगमरमर के 2, असली शेर नहीं, असली शेर की अगर ऐसे जंजीर खींचेंगे तो वो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है ना, संगमरमर के शेर, है ना। उनके गले में क्या होती थी? घंटी होती थी। और लाल वस्त्र पहन के कोई व्यक्ति आ रहा है और उस जंजीर को खींच रहा है और घंटी बज रही है, और घंटी बजते ही सुल्तान देखता था कि अरे यार, कोई व्यक्ति है, दुविधा में है, चलिए उसके लिए सुविधा की जाए, उसकी दुविधा का समाधान किया जाए। ऐसा वर्णन किया है किसने? इब्न बतूता ने साथियों। चलिए आगे देखते हैं, खलीफा से मान्यता पत्र की प्राप्ति। ये तो हमने शुरू में पढ़ लिया था जब सिंहासनारोहण हुआ था इल्तुतमिश का, है ना। चलिए, फिर भी प्रशासनिक कार्य में हम देखेंगे इल्तुतमिश ने क्या किया। खलीफा से मान्यता पत्र लिया। देखिए, इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान पद का मान्यता पत्र लिया। हमने बात की मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी में इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिलत प्राप्त करने का उल्लेख भी मिलता है। ये इसकी बात हो गई ना, मैंने बताया था ना उस समय। चलिए, हो गई। इसमें उसकी सत्ता को धार्मिक व राजनीतिक मान्यता दोनों प्राप्त हुई, ठीक है साथियों। तो इससे क्या हुआ? धार्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी जो इल्तुतमिश है वह सुदृढ़ हुआ, उसकी सत्ता सुदृढ़ हुई। चलिए, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई है, हम उसके कार्य देख रहे हैं, उसके कुछ प्रशासनिक कार्य, है ना। चलिए, अब हम देखते हैं उत्तराधिकार की नियुक्ति। चलिए, हमने देखा इल्तुतमिश के कुछ जो समस्याएं, उनका समाधान, उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद में इल्तुतमिश की हमने देखे प्रशासनिक सुधार। अब हम देखेंगे उत्तराधिकार की नियुक्ति। अब इल्तुतमिश क्या करता है? अपनी जो बेटी होती है रजिया, है ना, इल्तुतमिश की इच्छा होती है कि मेरी जो पुत्री रजिया वही क्या बने? शासक बने। तो इल्तुतमिश अपने ग्वालियर अभियान के दौरान दिल्ली का शासन अपनी पुत्री रजिया को सौंप गया, ठीक है। ग्वालियर अभियान पर जाता है और अपनी बेटी को बोलता है कि बेटी देख, मैं तो जा रहा हूँ ग्वालियर अभियान पे, है ना, मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है, तब तक तू थोड़ा गद्दी के मजे ले, मतलब तब तक तुम गद्दी पर बैठो, है ना। लेकिन साथियों, ये रजिया ना लापरवाह नहीं होती, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सूझबूझ वाली होती है। तो रजिया क्या करती है? बहुत ही अच्छे से अपने पिता के कहे अनुसार शासन चलाती है ना। चलाया तो फिर हुआ क्या? अभियान से लौटकर रजिया को उत्तराधिकार नियुक्त किया। पिता हो गए खुश, क्या बात है रजिया, तू तो मेरी उम्मीद पर खरी उतरी, तो ये लो संभालो राज्य, है ना। एज ए मतलब उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसकी इच्छा थी, क्योंकि उसको पता था मेरे बेटे तो निकम्मे हैं, विलास प्रिय हैं, ठीक है, भोग विलास में डूबे रहते हैं एनी टाइम, जो भी है बेटो, बुरा मत मानना। चलिए, तो इल्तुतमिश लिखता है मेरे पुत्र भोग विलास में लीन थे। ये इल्तुतमिश ने लिखा है अपने पुत्रों के बारे में, ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा। तो इल्तुतमिश लिखते हैं मेरे पुत्र भोग विलास में लीन थे और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है, वे इस राज्य का शासन नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि उनके समान शासन कोई अन्य नहीं कर सकेगा, कि उसके समान। यहाँ मतलब यहाँ बात किसकी हो रही है? रजिया की हो रही है, कि भाई मेरी मृत्यु के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई रजिया अच्छा शासन करती है ना। तो अपने पुत्रों को तो यहाँ क्या निकम्मा ठहरा दिया और बेटियों को क्या ठहरा दिया अच्छा। देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात है ना। ये निर्णय लेना भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात, क्योंकि यह जो यूनिक घटना मैंने बात की ना, यूनिक, है ना, तो ये कुछ अलग, कुछ हटके हो रहा है यहाँ पर। इल्तुतमिश ने महिला अपनी बेटी को ही शासक या उत्तराधिकार घोषित कर दिया, है ना। ऐसी पहली बार ऐसी घटना हुई, और ऐसा नहीं है हुआ भी। हालांकि अवहेलना की गई इल्तुतमिश के इस निर्णय की, और अवहेलना करके क्या हुआ? उत्तराधिकार की जब नियुक्ति की बात हुई तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके निर्णय की अवहेलना की गई और रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया गया, है ना। ये देख लीजिए, इसे सुल्तान बना दिया गया, है ना, अवहेलना हुई।
लेकिन कोई बात नहीं, हम तो दोबारा रजिया को बनाएंगे। देखिए फिर क्या होता है, इल्तुतमिश का चरित्र मूल्यांकन, है ना। इल्तुतमिश के चरित्र, हमने पिछली वाली स्लाइड में बात की इल्तुतमिश की नियुक्ति, उत्तराधिकारी नियुक्ति की, है ना। लास्ट में इसमें क्या हुआ, रजिया को नियुक्त करता है कौन, इल्तुतमिश, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु के बाद में अवहेलना होती है और रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इल्तुतमिश का चरित्र और मूल्यांकन की, कैसा चरित्र था। हमने वैसे बहुत कुछ जान लिया चरित्र के बारे में, तो कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं, आप खुद भी लिख सकते हैं अगर आपने अच्छे से सुना होगा। फिर भी देखते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र और वैधानिक स्वरूप प्रदान किया, मानते हैं? हाँ, हम मानते हैं। चलिए, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से दिल्ली सल्तनत की मंगोल आक्रमण के संकट से रक्षा की, मानते हैं वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि बड़ी नम्रता से कहा कि भारतीय जलवायु आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। अभी हमने प्रशासनिक सुधार देखे, बिल्कुल सिंपल लाइन है साथी, उसमें कुछ समझने वाला जो मैटर था वो हमने समझा। अब इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि हाँ प्रशासनिक व्यवस्था की, क्या प्रशासनिक व्यवस्था की, मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी, ताजिकों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया, 40 का गठन किया, तुर्कान चेरगानी का, जो भी है वह विद्वानों का आश्रय था। मिनाजुस सिराज का बार बार जिक्र हो रहा साथियों, तो ये देखिए मिनाजुस सिराज और मलिक ताजुद्दीन आश्रयदाता, इन्हें आश्रय दिया था, ठीक है। मिनाजुस सिराज तो रजिया के बारे में क्या बोलता है कि वह उसमें सब सर्वगुण संपन्न है, सिर्फ एक ही दुर्गुण है, वो है कि वो नारी है ना। अभी हम बात करेंगे रजिया की, तब हम इसकी सोच के बारे में भी बात करेंगे, इस मिनाजुस सिराज के बारे में। चलिए, शिक्षा के लिए दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी व नासिरी मदरसा की स्थापना की, ये याद कर लेना साथियों। शिक्षा को भी महत्व देता था इल्तुतमिश, और उसने क्या किया, मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली के अंदर और वह नासिरी मदरसा की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। मैंने बार बार आपको बोला कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी और अब दिल्ली आ गई, और ऐसा दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक ये बना, ठीक है, अपने गुलाम वंश का। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, और इसका काम किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने। नागौर में अतारकीन का दरवाजा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नाम से मकबरा बनवाया। देखिए अब हम इसके कुछ आर्किटेक्चर की बात करें, कुछ स्थापत्य की बात करें, तो देखिए नागौर में अतारकीन का दरवाजा, इसके अलावा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नाम से मकबरा। तो ये इसने क्या किया, इसने सुल्तानगढ़ी नाम से मकबरा बनाया और एक अतारकीन का दरवाजा बनाया। बदायूं में होज शमशी, बदायूं का इक़्तिदार रहा था दिल्ली गद्दी पर चढ़ने से पहले, ठीक है। बदायूं में होज शमशी ईदगाह तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत को, ये कुछ हो गए इसके द्वारा किए गए कुछ निर्माण कार्य, है ना। दिल्ली सल्तनत को संगठित करना, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, प्रशासनिक सुव्यवस्था के कारण इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक वही होता है जो हर तरफ से किसी क्षेत्र को सुदृढ़ कर देता है, सत्ता को सुदृढ़ करता है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण हो, न्यायिक दृष्टिकोण हो, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी रूप में हम देखें, सैन्य दृष्टिकोण हो, हर रूप से जो सुदृढ़ करता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संस्थापक। चलिए आगे देखेंगे हम, जैसे कि हमने बोला कि इल्तुतमिश की बात की अवहेलना की गई और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया गया। अवहेलना किसकी की गई, इल्तुतमिश ने कहा था रजिया को गद्दी पर बिठाओ, और इस बात की अवहेलना की गई। चलिए, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा 1236 ईस्वी में, ठीक है साथियों। अमीर वर्ग ने रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया, रजिया के स्थान पर अमीर वर्ग ने, है ना। अमीर वर्ग नहीं चाहते कि महिला शासिका बने, महिला के हाथ में सत्ता आए, क्योंकि वह महिला को अयोग्य मानते थे, ऐसी सोच थी उनकी। साथियों ऐसा होता नहीं है, आज तो महिला प्रशासन संभाल रही है बड़े बड़े। चलिए, सुल्तान बनने से पहले बदायूं व लाहौर का इक़्तिदार रह चुका था, कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, है ना। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब सुल्तान बनाना, तो उससे पहले एक तो बदायूं का और दूसरा लाहौर का ये क्या रह चुका था, इक़्तिदार रह चुका था। तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, इसको सत्ता चलाने का अनुभव अच्छा था, लेकिन साथियों ये सत्ता में आने के बाद ना थोड़ा विलासी हो गया, है ना, विलास प्रिय व अयोग्य शासक हो गया, यानी कि गद्दी मिली तो उसके बाद में ऐशो आराम। देखिए सफलता मिलना एक अच्छी बात है ना, लेकिन सफलता को बरकरार रखना ये हमारे लिए चुनौती होती है ना साथियों। तो हम सफल हो गए, ठीक है, लेकिन इस सफलता को हमें बरकरार रखना है। जैसे अगर हम आरएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, हम प्रशासक बनना चाहते हैं, तो हम प्रशासक तो बन गए, लेकिन एक अच्छा प्रशासक कैसे बने, है ना। प्रशासक तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ चुनिंदा प्रशासक होते हैं जो आगे जाकर पूरे देश को, देश की तरफ से जो कह सकते हैं हम देश का नाम रोशन करते हैं ना। तो सफलता मिलना और सफलता को बरकरार रखना, उसमें फ़र्क है। तो ये बात हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके पास थोड़ा अनुभव भी था, ठीक है, सुल्तान भी बन गया, लेकिन बाद में फिर विलासप्रिय हो गया और अयोग्य बन गया, है ना। तो हमें ऐसा नहीं होना है। शासन की समस्त बागडोर उसकी माता शाह तुर्कान के हाथ में आ गई। देखिए ये शाह तुर्कान भी कोई कम नहीं थी, है ना। ये शाह तुर्कान जो है ना, ये इल्तुतमिश की बेगम बनने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, महत्वाकांक्षी, हाँ मैं इल्तुतमिश की बेगम हूँ, है ना। तो ये माँ बेटे दोनों ही लग गए काम करने, किसका, सत्ता का नाश करने, मतलब सत्ता का नाश करने, मतलब निरंकुश हो गई है।
तो फिरोज शाह और शाह तुर्कान ये दोनों एक क्रूर बन गए, षड्यंत्रकारी हो गए। चलिए आगे देखते हैं। साम्राज्य के अधिकांश अमीर शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन के व्यवहार के विरुद्ध हो गए, क्योंकि इनका व्यवहार कुछ ऐसा हो गया था, ये सब अपनी मनमानी चलाते थे, निरंकुश हो गए थे, क्रूर हो गए थे, है ना। तो इस वजह से जो साम्राज्य के अधिकांश अमीर थे ना, वे इसके क्या हो गए थे, विरुद्ध हो गए थे। वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी विद्रोहियों से मिल गया, ठीक है, जो वजीर था जुनैदी वह भी विद्रोहियों से मिल गया। और फिर क्या हुआ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अनुपस्थिति में जब देखो विद्रोह हुआ ना, तो फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या हुआ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह विद्रोह को दबाने के लिए गया, दबाने के लिए जाएगा ना भाई, विद्रोह को शांत करने तो जाना पड़ेगा ना। ये तो निकल गया विद्रोह को शांत करने, और पीछे से हमारी रजिया आ गई, और रजिया लाल वस्त्र पहनकर आ गई, और लाल वस्त्र क्या थे, न्याय का प्रतीक थे, है ना। तो लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए एकत्र जनता के समक्ष आई, ठीक है, रजिया आ गई, ये पीछे ये भाई साहब चले गए विद्रोह का सामना करने, और पीछे अनुपस्थिति में रजिया पहुंची जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए एकत्र जनता थी ना उनके समक्ष, ठीक है। और शाह तुर्कान के कुचक्रों के बारे में बताया कि जो शाह तुर्कान है वह कैसे महत्वाकांक्षी हो रही है, कैसे वो कुचक्र षड्यंत्रकारी बन रही है ना, सबके बारे में बताया। और लोग फिर क्या हो गए, लोगों ने रजिया का साथ दिया, और रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, आम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी, कोई बड़े शक्तिशाली तुर्क अमीरों के सहयोग से नहीं बैठी, इसीलिए तो ये इसके जो तुर्क अमीर है वह इसके विरोध हो गए थे। तो अब हम बात करेंगे रजिया सुल्तान की। देखिए ये है रजिया सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला को सशक्त किया जाए, ये किया जाए, लेकिन देखिए हमारे इतिहास के अंदर ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिसमें महिलाओं का जो परचम हम बहुत बार पढ़ते हैं ना। तो साथियों महिलाओं का जो शुरू से ही परचम रहा है ऐसी बात नहीं है। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं मात्र सत्तात्मक सभ्यता, तो वो क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महिलाओं को वहाँ बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता होगा। चलिए तो देखिए क्या हुआ, सुल्ताना रजिया 1237 से 1240 ईस्वी तक रही है। रजिया दिल्ली की जनता व अमीरों के समर्थन से गद्दी पर बैठी थी, आम जनता के, है ना। सिंहासनारोहण के समय प्रांतीय इक़्तिदारों से सहमति न लेने के कारण वे रजिया के विद्रोही हो गए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था जो शक्तिशाली शासक थे या शक्तिशाली जो अमीर वर्ग थे उनसे किसी प्रकार से अनुमति नहीं ली, क्योंकि वह अनुमति देते भी नहीं से, तो उस वजह से क्या हुआ, वे रजिया के विरोधी हो गए तो कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं क्या हुआ। रजिया ने मलिक मोहम्मद सालारी तथा कबीर खां अयाज नामक 2 तुर्क सरदारों को अपनी ओर मिला लिया, है ना। रजिया को लगा कि ये मेरे विरोधी हो गए हैं, ये विद्रोह कर सकते हैं, तो रजिया ने फिर क्या किया, दिमाग से काम में लिया। रजिया ने क्या किया साथियों, कबीर खां अयाज को और मलिक मोहम्मद सालारी को अपने साथ मिलाया और मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इन्हें अपने साथ मिलाकर एक षड्यंत्र बनाया गया कि हमें इन विद्रोहियों को कैद करना है और इनकी हत्या करनी है, इन्हें मारना है, ऐसा कुछ गुप्त रूप से एक षड्यंत्र रचा किसने, रजिया ने, इनके साथ मिलकर, ठीक है। अब इस षड्यंत्र की जो बात है ये पता चल जाती है कि इन्हें विद्रोहियों को पता चल गई, तो षड्यंत्र का पता चलने पर विद्रोही अमीर शिविर छोड़कर भाग गए, 9-2-11 हो गए, रफा चक्कर हो गए, कुछ भी हो गए, ठीक है, भाग गए। और वजीर जुनैदी सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वजीर जुनैदी जो था वह भी भाग जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनती है। तो इस प्रकार से जो विद्रोह हो रहे होते हैं तो वह कूटनीति से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन विद्रोहों का सामना करती है और उसके बाद में फिर यह मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बन जाती है। और मिनहाजुस सिराज क्या बोलते हैं, देखिए, देवल से लखनौती तक समस्त मलिकों और अमीरों ने अपनी आज्ञाकारिता व्यक्त की और उसकी सत्ता स्वीकार कर ली, यानी कि अब सभी ने रजिया सुल्तान को एज ए शासक स्वीकार कर लिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, रजिया के प्रशासनिक कार्य देख लें तो ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन को नया वजीर बनाया, ठीक है। मुहज्जबुद्दीन वो वजीर जुनैदी था वह मर गया था, उसके बाद में ख्वाजा मुजब्बुद्दीन को, ये ख्वाजा है साथी, ठीक है, ये डबल वाई हो गया इसमें, ये ख्वाजा है, ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन को नया वजीर बनाया गया। गैर तुर्की अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त करके उनके प्रभाव को बढ़ाया गया, क्योंकि रजिया का क्या था उद्देश्य, रजिया का उद्देश्य था कि तुर्की अमीरों को जो तुर्की अमीर थे जो विद्रोह कर रहे थे उनको प्रभावहीन करना, उनके प्रभाव को समाप्त करना, है ना। इसलिए गैर तुर्की अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त करके उनके प्रभाव को बढ़ाया, ठीक है। एक अबिसीनियन मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया। अमीर आखूर क्या था साथियों, हम कह सकते हैं घुड़सवारों का प्रधान, या फिर हम कह सकते हैं शाही अश्वशाला जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वहाँ का प्रधान नियुक्त कर दिया, किसको, जमालुद्दीन याकूत को। आगे चलकर बात भी होती है याकूत और रजिया के बारे में, संबंधों के बारे में बताया जाता है कि घनिष्ठ संबंध था इनके बीच में, जो भी है इसका पतन के कारणों में भी ये बात कही जाती है। तो जो भी है, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, एक अबिसीनियन मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर पद पर नियुक्त कर दिया। इसके अलावा रजिया को अपदस्थ करने के लिए तुर्की सरदारों ने षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया कि अब रजिया को हटाया जाए और रजिया की जगह एक किसी निर्बल शासक को बना दिया जाए जो हमारी कठपुतली हो, ठीक है। रजिया तो हमारी कठपुतली नहीं है, तो रजिया को हटाया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो हमारी बात मान ले। तो फिर क्या हुआ, सरदारों ने षड्यंत्र रचना शुरू किया। षड्यंत्रकारियों का प्रमुख नेता कौन बना, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। साथियों याद कर लेना, अभी ये क्वेश्चन बन जाएगा,
ये क्वेश्चन बनेगा और बनते भी रहते हैं एग्जाम में कि रजिया सुल्तान के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा था उसका प्रमुख कौन था, नेता कौन था, तो इख्तियारुद्दीन ऐदगीन उसका नेता था। चलिए, रजिया के विरुद्ध विद्रोह और उसका पतन। तो 1240 ईस्वी में लाहौर के इख्तियार कबीर खां अयाज ने विद्रोह कर दिया। कबीर खां अयाज अभी नाम आया था और उसी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो रजिया ने इसका दमन कर दिया। चलिए, बात खत्म। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अब ये रजिया लौटी ही थी। रजिया ने लाहौर के इख्तियार कबीर खां अयाज का विद्रोह करके रजिया दिल्ली आई ही थी रजिया। उतने में क्या हुआ साथियों, उतने में ये अल्तुनिया अटपका और इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो रजिया विद्रोह का दमन करने के लिए भटिंडा पहुंची, परंतु रजिया को बंदी बना लिया गया, वह याकूत की हत्या कर दी गई। रजिया अपने साथ किसको ले गई थी, जमालुद्दीन याकूत की हमने बात की थी ना, जिसे अमीर आखुर का पद सौंपा गया था, तो रजिया उसे भी अपने साथ ले गई थी। तो रजिया को तो बंदी बना लिया गया और याकूत को मार दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही खबर चली कि रजिया को कैद कर दिया गया है, तो रजिया को कैद करने के बाद क्या हुआ साथियों, अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया। ठीक है, अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। चलिए आगे देखते हैं रजिया के, अभी हम बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। रजिया के विरुद्ध विद्रोह और उसका पतन में ही हम पढ़ रहे हैं। रजिया ने कैद से मुक्ति के लिए, अब रजिया बहुत दिमाग से बहुत अच्छी थी, बुद्धिमत्ता थी, बहुत ही प्रभावशाली थी, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार हमें इस बंदी से निकलने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अल्तुनिया से विवाह कर लेती हूँ, इससे क्या होगा कि मैं कैद से निकल जाऊंगी। तो क्या होता है, रजिया ने कैद से मुक्ति के लिए अल्तुनिया से विवाह कर लिया। ठीक है, अल्तुनिया रजिया के साथ सेवा लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा, परंतु पराजित हुआ। अल्तुनिया से विवाह किया रजिया ने, और रजिया ने अल्तुनिया को कहा कि अब तुम मेरा साथ दो और चलते हैं, दिल्ली की सत्ता को हम अपने हाथ में लेते। रजिया तो दिल्ली की शासिका थी ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहराम शाह को गद्दी पर बिठा देते हैं, तो इसी का भय था। तो रजिया अल्तुनिया को बोलती है, और अल्तुनिया भी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, तो अल्तुनिया भी मान गया कि चलो फिर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। फिर अल्तुनिया गया, अल्तुनिया रजिया के साथ सेना लेकर साथ ही सेना है, इस सेवा लिखा गया, तो अल्तुनिया रजिया के साथ सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा, परंतु यह पराजित हो जाता है और 1240 ईस्वी में कैथल के पास कुछ डकैतों ने रजिया और अल्तुनिया का वध कर दिया। एक पेड़ के नीचे थके हारे रजिया और अल्तुनिया रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, और वहीं पर 1240 ईस्वी में क्या हुआ, कुछ डकैतों ने उनका वध कर दिया। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से रजिया का जो शासनकाल है वह 1240 तक वह रहती है और समाप्त हो जाता है। चलिए, रजिया के पतन के कारण, अब पतन के कारण क्या थे, तो देखिए तुर्की अमीर वर्ग ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किए। देखिए मैंने आपको बताया कि रजिया ने गैर तुर्की लोगों को बड़े बड़े पद सौंपे। रजिया चाहती थी कि तुर्की अमीर वर्ग का प्रभाव कम हो, इसलिए उन्हें गैर तुर्की अमीरों को उसने महत्व दिया, और फिर क्या हुआ, यही इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उसका स्त्री होना, दूसरा पतन का कारण बता रहा हूं, उसका स्त्री होना कौन बता रहा है, ये भाई साहब बता रहे हैं, मिन्हाजुस सिराज। उसमें सभी गुण, बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के। ये मिन्हाज सिराज ने कहा, मैंने आपको बताया भी था एक लेक्चर कि मिन्हाजुस सिराज कहता है कि जो ईश्वर ने जो परंपरा बनाई है ना, जिसमें पुरुष प्रधान होता है और महिला उनके अधीन होती है, वही परंपरा होनी चाहिए, ऐसा मिन्हाजुस सिराज का मानना है। ठीक है, तो इसने सिर्फ नारी होने के वजह से ही इसे क्या बोल दिया कि इसके सारे गुण बेकार है, ऐसा मिन्हाजुस सिराज कहता है। इसके अलावा देखिए पतन के कारणों में रजिया के याकूत के साथ घनिष्ठ संबंध। देखिए दोस्तों, इसामी क्या कहता है कि रजिया और याकूत के बीच में घनिष्ठ संबंध थे, ऐसे हम कह सकते हैं प्रेम संबंध थे, है ना। लेकिन मिन्हाज कहता है कि ना ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, और जो दोनों थे वो निष्कलंक या कि बिना दाग वाला रिलेशन था दोनों के बीच में। तो इसमें मतभेद है, तो जो भी है ये कारण माना जाता है कि याकूत के साथ घनिष्ठ संबंध। दूसरा है, रजिया के पतन का वास्तविक कारण यह था कि तुर्की अमीर शासन सत्ता पर अपना नियंत्रण चाहते थे, जबकि रजिया अमीरों को शासन सत्ता के अंतर्गत रखना चाहती थी। मैंने आपको बताया कि तुर्की तो चाहते थे कि सत्ता पर हमारा शासन हो, लेकिन रजिया चाहती थी कि ये मेरे अधीन रहे तुर्की। ठीक है, तो इसी वजह से जो पतन का वास्तविक कारण यही माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, रजिया का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम उसी ने तुर्की और अमीर वर्ग की शक्ति को कम करने का प्रयास किया, उसी ने ऐसा प्रयास किया सर्वप्रथम। ठीक है, इसके अलावा स्त्री होते हुए पुरुषोचित गुणों से परिपूर्ण थी। हाँ साथियों, जैसे ही रजिया गद्दी पर बैठी तो उसने पुरुषों की तरह व्यवहार करना शुरू किया, पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर एज ए पुरुष, एज ए मेल की तरह रहने लगी, पुरुष की तरह बादशाही कपड़े पहनने लगी, घोड़े पर जनता के सामने सवारी करने लगी, सब कुछ करने लगी पुरुषों की तरह। ठीक है, तो तभी तो उसमें बादशाही गुण थे। चलिए आगे देखते हैं, पुरुषोचित गुणों से परिपूर्ण थी। रजिया ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा उत्कीर्ण करवाया, ये याद रख लेना, ये उम्दत उल निस्वा किसके सिक्कों पर मिलता है, तो हमें रजिया के सिक्कों पर। इसके अलावा के निजामी ने क्या कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी, और इल्तुतमिश ने भी क्या कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, और यही बात कौन मानते हैं, के निजामी। ठीक है साथियों, तो रजिया कैसी थी, रजिया बहुत बुद्धिमानी थी, रजिया बहुत अच्छी थी, रजिया बहुत अच्छी शासिका साबित हुई। ठीक है, लेकिन कुछ विद्रोहियों ने इसके प्रति ऐसे षड्यंत्र रचे कि बेचारी बहुत कम समय तक रह पाई, लेकिन जो भी है एक अच्छी मिसाल कायम कर गई। चलिए उसके बाद में फिर
बहराम शाह को मौका मिला और बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। देखिए, तुर्की अमीरों द्वारा इस शर्त पर गद्दी पर बिठाया गया कि समस्त शासन सत्ता उन्हें सौंप देगा, वह नाम मात्र का शासक रहेगा। मतलब कि कठपुतली की तरह काम करोगे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करोगे। हम कहेंगे तो उठो, हम कहेंगे तो सो, हम कहेंगे तो दिन है, हम कहेंगे तो रात है, हम कहेंगे तो जो है वह हमारे कहने पर होगा। तो इसको तो क्या चाहिए था, गद्दी चाहिए थी, नाम मात्र का ये शासक बना। ठीक है, नायब मुमालिक नामक नए पद का सृजन किया गया और इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को नायब मुमालिक नामक इस पद पर नियुक्त किया गया। और ये पहला व्यक्ति था साथियों, ये क्या था, ये पहला व्यक्ति था नायब मुमालिक पद पर नियुक्त होने वाला। ठीक है, तो ये याद रख लेना। मुहज्जबुद्दीन वजीर के पद पर कार्य कर रहा था। ठीक है, मुहज्जबुद्दीन था, ये जो मुहज्जबुद्दीन है ना, ये पहले भी वजीर था और अभी भी वजीर के पद पर काम कर रहा था, लेकिन द्वितीय श्रेणी। लेकिन अब क्या हुआ, वजीर के पद के महत्व को कम कर दिया गया है ना, यानी कि अब इसका पद जो है वह सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और ये एक नया पद बन गया और इस पर इख्तियारुद्दीन ऐतगिन आ गया। ऐतगिन ही राज्य का वास्तविक शासक बन गया, सर्वा ऐतगिन ही बन जाता है राज्य का, सारी शक्ति ऐतगिन अपने हाथ में ले लेता है, एज ए राजा की तरह वह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो बहराम शाह ने ऐतगिन की नायब के कार्यालय में ही हत्या कर दी। बहराम शाह को लगा कि भाई शक्ति का ये दुरुपयोग कर रहा है, ये अपने आप को राजा समझ रहा है, तो इसकी हत्या कर दी जाए। तो बहराम शाह ने क्या किया, ऐतगिन की हत्या कर दी। ठीक है साथियों, नायब के कार्यालय में ही। चलिए, अब अमीर हाजिब बदरुद्दीन सुकर रूमी ने सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। अब ऐतगिन की मृत्यु हो गई, अब उसके बाद एक ये नया नाम आता है, अमीर हाजिब बदरुद्दीन सुकर रूमी। इसने सत्ता पर अपना जो कब्जा करने के लिए प्रयास किया। षड्यंत्र के कारण बदरुद्दीन सुकर को अमीर हाजिब पद से हटाकर बदायूं का इख्तियार बनाकर भेज दिया गया, बाद में वध कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो अमीर हाजिब बदरुद्दीन सुकर रूमी है ना, या हम कह सकते हैं ये जो सुकर रूमी है ना, सुकर रूमी, इसने भी फिर षड्यंत्र किया, यह भी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था और फिर इन षड्यंत्रों के कारण ही इसको क्या किया गया, अमीर हाजिब के पद से हटाकर बदायूं का इख्तियार बनाकर भेज दिया गया और बाद में वध कर दिया गया। उलेमा वर्ग व तुर्की अमीर सुल्तान से असंतुष्ट हो गए। तो यह जो सब कार्य हुई, यह जो घटनाएं घटित हुई, इन घटनाओं का क्या परिणाम हुआ कि ये जो उलेमा वर्ग थे, उलेमा वर्ग और वह तुर्की अमीर, ये क्या हो गए, सुल्तान के कार्य से असंतुष्ट हो गए कि ऐतगिन की मृत्यु हो गई। ऐतगिन की मृत्यु के बाद में देखिए इसको भी हटा दिया, हटाकर बदायूं का इख्तियार बनाकर भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, उलेमा वर्ग व तुर्की अमीर सुल्तानों में असंतुष्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह नाखुश हो गए। इसके बाद क्या हुआ, वजीर मुहज्जबुद्दीन भी सुल्तान से नाराज चल रहा था। क्यों चल रहा था, क्योंकि इसके पद के महत्व को बहुत कम कर दिया गया था, तो यह भी सुल्तान से। तो कुल मिला के हर तरफ से एक प्रकार से नाराजगियों का दौर चल रहा है और एक प्रकार से यह किसका अंत का निशानी है, यह बहराम शाह के शासन के अंत की निशानी है। फिर क्या हुआ, मंगोल आक्रमण और बहराम शाह का पतन। फिर मंगोल आक्रमण की बात करते हैं। तो 1241 में तायर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। 1241 में मंगोलों का सामना करने के लिए वजीर मुहज्जबुद्दीन भी सेना लेकर गया। वजीर मुहज्जबुद्दीन, साथियों याद कीजिए, अभी लास्ट, ये देखिए ये लास्ट, वजीर मुहज्जबुद्दीन भी सुल्तान से नाराज चल रहा था। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर एक बात आती है। देखिए, मंगोल का आक्रमण हुआ तायर के नेतृत्व में, है ना, सेना लेकर कौन जा रहा है, वजीर मुहज्जबुद्दीन सेना लेकर जा रहा है। अब देखिए, वजीर मुहज्जबुद्दीन जब सेना लेकर गया तो रास्ते में ही वजीर ने क्या बोला, एक षड्यंत्र रचा रास्ते में ही, मार्ग में ही। वजीर ने सैनिक अधिकारियों को सुल्तान के विरुद्ध भड़काने का काम किया। मतलब इसने ऐसे ही बोल दिया कि जो सुल्तान है उसने मुझे ये बोला है कि जो भी मेरे जो वफादार नहीं है, जो वफादार अमीर नहीं है, या फिर जो मेरी सत्ता के खिलाफ है, उन्हें मार्ग में ही सल्टा दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, उनका वध कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, है ना। तो साथियों, मंगोल आक्रमण को शांत करने के लिए वजीर मुहज्जबुद्दीन सेना लेकर निकल रहा था। 1241 की बात है, तायर के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हो रहा था। ठीक है, तो मंगोल आक्रमण सामने करने के लिए वजीर मुहज्जबुद्दीन निकला और वजीर ने क्या किया, रास्ते के अंदर सैनिकों को भड़काया और कहा कि भाई मेरे को तो क्या बोला है सुल्तान ने कि जो सैनिक मेरे विरोध में है, मेरे वफादार है, तो उनकी, मेरे वफादार अगर नहीं है तो उनकी हत्या कर दो। ठीक है, तो भाई ये सैनिक, ये सुल्तान भी है ना, इनको भी गुस्सा आ गया। इन्होंने बोला मंगोलों को तो बाद में सल्टाएंगे, पहले दिल्ली चलो, पहले उसको सल्टाते हैं जो भी है। तो यह क्या करते हैं, ये मार्ग से ही दिल्ली लौटाते हैं, सैनिक मार्ग से दिल्ली लौटाते हैं और सैनिक अधिकारियों व तुर्की अमीरों ने विद्रोह किया, वह बहराम शाह का वध कर दिया। ठीक है, ये सैनिक अधिकारी मार्ग से ही लौटते हैं, सैनिक अधिकारी व तुर्की अमीर, और ये मिलकर क्या करते हैं, फिर बहराम शाह का वध कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हो जाता है बहराम शाह का वध। अब फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद में कौन आता है बहराम शाह के बाद में, अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 46 ईस्वी। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पौत्र था ये। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था ये और इल्तुतमिश का पौत्र था। और पुनः नायब मुमालिक पद का सर्जन हुआ इसके समय, फिर पुनः नायब मुमालिक पद का सर्जन होता है और फिर इसमें समय कौन बैठता है, तो कुतुबुद्दीन हसन गोरी नायब मुमालिक पद पर साथियों आसीन हो जाता है। चलिए
वजीर का पद मुहज्जबुद्दीन के पास ही रहता है ना, वजीर का पद जिसका महत्व कम कर दिया गया था, तो ये मुहज्जबुद्दीन के पास ही अभी भी बना हुआ है। मुहज्जबुद्दीन ने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया तो अन्य अमीर असंतुष्ट हो गए, है ना। अब देखिए सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा चल रही है, कोई एक शक्ति का बढ़ाना चाह रहा है तो दूसरा उसे नीचे उसकी टांग खींच रहा है, तो ऐसा आज के समाज में हम देख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुहज्जबुद्दीन ने क्या किया, शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया तो फिर अन्य अमीर असंतुष्ट हो गए। फिर क्या हुआ, मुहज्जबुद्दीन की हत्या करके निजामुद्दीन अबू बकर को वजीर बनाया गया। फिर वजीर कौन बन गया, निजामुद्दीन अबू बकर। चलिए आगे देखते हैं। और बलबन को इसी समय साथियों बलबन को अमीर हाजिब बनाया गया। और अब देखिए अब बलबन का उत्कर्ष शुरुआत हो चुकी है बलबन की एक प्रकार से। तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बंगाल के सूबेदार तुगन खां ने दिल्ली का आधिपत्य मानने से इनकार किया, ठीक है। और अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया गया। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, देखिए बलबन को क्या बना दिया गया, अमीर हाजिब बना दिया गया, ठीक है। बलबन जैसे ही अमीर हाजिब बनता है तो साम्राज्य में एक प्रकार से शांति का दौर शुरू हो जाता है ना। सारे बलबन की बात मानते हैं, बलबन की जो नेतृत्व क्षमता है वह बहुत अच्छी होती है। तो बलबन क्या करता है, बलबन सबको समझाता है, साम्राज्य में शांति व्यवस्था लाता है, जनता को संबोधन करता है और जनता उसकी बात मानती है। तो एक प्रकार से जनता का सपोर्ट उसको मिल जाता है, सभी अमीरों को, सभी का सपोर्ट उसको मिल जाता है। तो एक प्रकार से वह एक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आता है ना। उसके बाद में क्या करता है, अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बंगाल का जो सूबेदार होता है तुगन खां ने दिल्ली का आधिपत्य भी मानने से इनकार कर दिया था। यानी कि मसूद शाह के समय क्या हो रहा है, मसूद शाह के समय दिल्ली की सत्ता को फिर से चुनौती मिल रही है और बंगाल का सूबेदार फिर से जो जिसकी बात हम कर रहे हैं तुगन खां की, वह दिल्ली का आधिपत्य मानने से इनकार कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया गया। फिर उसके बाद में साथियों जो बलबन है ना, बलबन षड्यंत्र करता है अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाने के लिए और अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया जाता है। और बलबन का राजनीतिक उदय अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में शुरू होता है, ठीक है। तो बलबन एज ए शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आता है और इसका जो राजनीतिक उदय है, हालांकि अब आगे हम पढ़ेंगे नासिरुद्दीन महमूद, उसके शासनकाल में वह शक्तिशाली बनता है, लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह के सामने राजनीतिक उदय हो जाता है किसका, बलबन का। और 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है। तो बलबन अमीर हाजिब पद पर बना, बलबन की जनता ने बहुत सपोर्ट किया, बलबन बहुत शक्तिशाली रूप में उभर कर आया। और फिर क्या हुआ, बलबन ने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र करके क्या हुआ, अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया गया और फिर 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया गया। चलिए फिर अब देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद। अब ये नासिरुद्दीन महमूद बहुत ही शांत स्वभाव का साथी है, इसको बस भक्ति भजन धार्मिक जीवन बस इसी में इसको मजा आता है, ठीक है। इसको सत्ता की भूख ही नहीं थी, इसको किसी प्रकार का वो लालच नहीं था। इसने क्या किया, बलबन की सहायता से गद्दी पर बैठा, ठीक है। बलबन की सहायता से गद्दी पर बैठ रहा है, यानी कि अब बलबन शक्तिशाली हो गया है, बलबन ने राजा बना दिया इसको, ठीक है। बलबन सल्तनत के नायब ममलिकात पद पर भी नियुक्त हुआ था, ठीक है। अब इसकी बात मैं कर रहा हूँ नासिरुद्दीन महमूद की। ये क्या करता था, ये कुरान की नकल करता था और उसी को बेचकर अपना भरण पोषण करता था। तो ये श्रेष्ठ सुलेखक था, है ना। मैंने आपको बताया ना, ये बस धार्मिक जीवन व्यतीत करता था, सादा सिंपल जीवन व्यतीत करता था। ऐसा बताया जाता है कि यह अमीरों से पूछे बिना, तुर्क अमीर जो थे ना, जो शक्तिशाली थे, उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करता था, उनसे ही पूछता था। ऐसा भी लिखा जाता है कि उनसे पूछकर ही पानी पीता था, उनसे पूछकर ही सोता था, यानी कि उनकी मर्जी के बिना कोई काम ही नहीं करता था ये व्यक्ति, ठीक है। तो इसको तो राजा भी बलबन नहीं बनाया। तो क्या हुआ, ये बहुत सिंपल था और ये कुरान की नकल करता था और कुरान की आयतों को बेचता था या कुरान के उसी को बेचकर अपना जो भरण पोषण करता था, ठीक है। इसको सत्ता की भूख नहीं थी। मिन्हाजुल सिराज ने अपनी रचना तबकात नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को ही समर्पित की है। देखिए साथियों, ये जो बात है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे ये बड़े बड़े एग्जाम्स में आती है, एज ए नेट के एग्जाम में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो कुरान की आयतों को की नकल किया करता था, जो भी है। तो इसका नाम आप याद रखना, ये लाइन भी आप याद रखना। इसके अलावा मिन्हाजुल सिराज ने अपनी जो रचना है तबकात नासिरी किसे समर्पित की है, नासिरुद्दीन महमूद। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा तबकात नासिरी, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के कोई पुत्र नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था और अतः बलबन सुल्तान पद पर आसीन हुआ। चलिए, तो बिना पुत्र के था ये। और फिर क्या हुआ, बलबन ने इसे राजा बनाया, उसके बाद इसका कोई पुत्र नहीं था तो फिर बलबन खुद राजा बन गया। और साथियों, बलबन एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, बहुत क्रूर हम कह सकते हैं, लो रक्त की नीति का पालन करता था, ठीक है। तो बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर 3 में, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर था इसका, दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना और सुदृढ़ीकरण जो टॉपिक है, इसका तीसरा पार्ट आएगा, वो आएगा बलबन के ऊपर, क्योंकि बलबन ने भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े बहुत महान काम किए, तो इस पर भी निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने सिर्फ इतना ही आज हम पढ़ेंगे और अब हम देखेंगे हमारे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उन्हें देख लेते हैं जल्दी सी, ठीक है साथियों। तो देखिए, भारत में प्रथम बार टंका जीतल के सिक्के किसने जारी किए। मुद्रा प्रणाली में हमने बात की थी कि इल्तुतमिश ने टंका चलाया, जीतल चलाया, ठीक है। तो उसे मुद्रा विशेषज्ञ भी कहा गया है, नेशनल राइट की भी हमने बात की थी। तो साथ ही इसका सही जवाब कौन होगा, इल्तुतमिश।
चलिए, गुलामों का गुलाम कौन था? तो देखिए कौन था इसका, इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। चलिए आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? यहाँ पर कौन थी? रजिया सुल्तान। चलिए आगे हम बात करेंगे, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, यानी कि किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन हम कह सकते हैं मंगोलों ने आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में किया था साथियों? इल्तुतमिश के शासनकाल में। और याद कीजिए फिर इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को क्या कहा था कि मंगबरनी जी, भारत की जो जलवायु है वह आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप चले जाइए। और उसके बाद में उसको आगे तक छोड़कर भी आया था, पंजाब की सीमा क्रॉस करवा के भी आया था। चलिए ऐसा बताया जाता है। आरएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा नेक्स्ट है आईएएस प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान अपने प्यारे पिता इल्तुतमिश, सुंदर मैंने बताया था बहुत सुंदर था ये, है ना, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हमने महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में। यहीं से निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है साथियों, और आगे फिर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा रजिया सुल्तान के बारे में, ये दो महत्वपूर्ण है इसमें, रजिया सुल्तान, उसका पतन, उसके पतन के कारण। ठीक है, वैसे ही इल्तुतमिश की प्रारंभिक घटनाएं, उसकी घटनाओं का समाधान कैसे किया। ठीक है, सभी के बारे में हमने जाना और कुछ निरंकुश शासकों के बारे में भी हमने जाना, छोटे मोटे। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे बलबन के बारे में, और लास्ट के जो क्यूमर्स, केकुबाद जो भी है उनके बारे में हम जानेंगे, लास्ट के जो शासक है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा आज का दिया गया ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बटन यानी कि बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।